अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज का नॉवेलेट है चांदनी की आर्ट और ये लिखा है निगात अब्दुल्ला साहिबा ने। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वो बेहद खुशमकी नजरों से आमिर हसन को घूर रहा था, जो आईने के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। खासा खुशकन अंदाज था। सीटी पर शोक सी धुन बजाने के साथ साथ कादों को भी हल्के हल्के झटक रहा था। फिर उसी अंदाज में उसकी तरफ घूमा और उसे घूरते पाकर बड़ी कमीनगी से मुस्कुरा कर बोला, जुनैद खान, इस वक्त कोई लेक्चर मत देना, मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ। मजीद लेट हो गया तो वो किसी और के साथ चली जाएगी। जुनैद उसकी बात काट कर दरमियान में बोल पड़ा तो वो ढिठाई से हंसता हुआ कहने लगा, परवाह नहीं, मुझे कोई और मिल जाएगी। बस ये शाम ही तो रंगीन करनी है, जो जाहिर है यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर तो नहीं की जा सकती। अब भी वक्त है आमिर हसन, सुधर जाओ, वरना अगर तुम्हारी ये आदतें पुख्ता हो गई तो फिर कभी नहीं छूटेंगी। वो फिर भी समझाने से बाज नहीं रह सका। बस बस, तुम्हारा लेक्चर वापसी पर सुन लूंगा। बाय। आमिर हसन हाथ हिलाता हुआ बाहर निकल गया तो वो कुड़ता हुआ उठकर दरवाजा बंद करने लगा। फिर उसने किचन में आकर चूल्हे पर चाय का पानी रखा और रात को पकाने के लिए फ्रिज में से सब्जी निकाल कर ले आया। वहीं खड़े खड़े उसने चाय पीने के साथ साथ मटर और आलू छील कर रख दिए। फिर सिगरेट का पैकेट उठाकर बालकनी में आ खड़ा हुआ। लंदन की एक हर आलू शाम गुजरी शामों से मुख्तलिफ नहीं थी। तकरीबन 2 साल पहले वो यहाँ आया था और यहाँ आते ही सबसे पहले उसकी मुलाकात आमिर हसन से हुई थी। इत्तेफाक से दोनों को एक ही प्रॉब्लम का सामना था, यानी कदरे ताखिर से आने पर हॉस्टल में जगह नहीं मिल सकी। यूं दोनों ने शेयर करके ये अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। शुरू में तो आमिर हसन ऐसा नहीं था, उसने सोचते हुए सिगरेट सुलगाया और रोड पर रमादमा ट्रैफिक देखने लगा। फुटपाथ पर चलती हुई कई लड़कियों ने रोजाना की तरह जरा देर रुक कर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, लेकिन उसने तवज्जो नहीं दी। यूं इग्नोर कर गया जैसे देखा ही नहीं। अलबत्ता सड़क के दूसरी तरफ बने फ्लैटों में सेकंड फ्लोर पर एक छोटी सी बच्ची ने रुमाल हिलाकर उसे मुतवज्जे करने की कोशिश की, तो वो फौरन उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया और हाथ हिलाकर बताया कि वो उसे देख चुका है। तब वो बच्ची हाथ के इशारे से पता नहीं उसे क्या बताने की कोशिश करने लगी। वो बिल्कुल नहीं समझा, बस मुस्कुराकर सर हिला दिया। काफी देर तक वो उसके दिलचस्प इशारे देखता रहा। उसे अचानक मोमो याद आई। वो भी इतनी बड़ी हो गई होगी। और मोमो के साथ ही उसे याद आया कि काफी दिनों से आप ही का खत आया रखा है, लेकिन उसने अपनी सुस्ती में जवाब ही नहीं दिया। पता नहीं आप ही क्या सोचती होंगी कि मैं किन चक्करों में पड़ गया हूँ जो खत का जवाब ही नहीं देता। वो खुद को मलामत करता हुआ अंदर आ रहा था कि कॉल बेल की आवाज से चौंक गया। फौरन दरवाजा खोल कर देखा, सामने पोस्टमैन खड़ा था। उसकी हेलो के जवाब में जरा सा मुस्कुराया और खत लेकर अंदर आ गया। लिफाफे पर आमिर हसन का नाम था। उसने वहीं टेबल पर रख दिया और खुद किचन में आकर खाना बनाने लगा। खाना बनाते हुए उसका ध्यान फिर आमिर की तरफ चला गया। इन 2 सालों में कितना बदल गया है आमिर, वो सोचने लगा। शुरू शुरू में जब आया था तो कितनी शिद्दत से अपने घर वालों को याद किया करता था। खास तौर से अपनी मंगेतर राबिया को याद करके तो वो बाकायदा आहें भरा करता था। और जैसे ही राबिया का खत आता वो फौरन जवाब लिखने बैठ जाता था। लेकिन फिर जॉली के साथ दोस्ती होते ही वो कुछ लापरवाह सा हो गया। और जब 2 महीने बाद ही जॉली उसे छोड़कर चली गई तो वो बजाय संभलने के नई दोस्तियां तलाश करने लगा। और अब तो ये आलम था कि ढेरों लड़कियों से उसकी दोस्ती थी और वो हर शाम यूं ही तैयार होकर निकल जाता। राबिया के खत अब भी बाकायदगी से आते थे, जिन्हें वो कभी कभार उसे दिखाने के लिए पढ़ लिया करता, वरना यूं ही एक तरफ डाल देता। उसे आमिर का ये चलन बिल्कुल नहीं भाता था, जबकि उस अनदेखी लड़की से हमदर्दी महसूस होने लगी थी, जो इस बात से बेखबर कि यहाँ उसका मंगेतर रोजाना अपनी शामों को रंगीन करने के लिए सुनहरी बाहों का सहारा लेता है, फिर भी उसे चाहे जा रही है और अपने दिल में आस के दिए जलाए उसका इंतजार कर रही है। कई बार उसने आमिर हसन को समझाने की कोशिश की कि कम अज कम राबिया के जज्बों से तो ना खेलो, और कुछ नहीं तो उसके खत के जवाब में 2 लाइनें ही लिख दो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक बार उसे साफ साफ लिख दो कि वो उसका इंतजार ना करे। लेकिन आमिर हमेशा टाल जाता। इस वक्त भी वो राबिया का खत देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। उसने कभी उसका खत पढ़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन इस वक्त जाने कैसे उससे ये गैर इखलाकी हरकत सरजद हो गई कि वो खत खोल कर पढ़ने लगा। उसने लिखा था, आमिर, पिछले 1 साल से मुझे तुम्हारा खत नहीं मिला। तुम वाकई पढ़ाई में मसरूफ हो या तुमने अपने लिए नई मसरूफियात ढूंढ ली हैं?
प्लीज आमिर, मुझे सच सच बताओ वजह क्या है, क्योंकि तुम्हारी तवील खामोशी से मायूस होकर अम्मी मेरे लिए कुछ और सोचने लगी हैं। और तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं बड़ी मुश्किल से अम्मी को रोके हुए हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो ज्यादा इंतजार नहीं करेंगी। प्लीज आमिर, तुम ही अम्मी को मना कर दो और उन्हें कह दो कि तुमने किसी मजबूरी की बिना पर खत नहीं लिखा था। तुम्हारी राबिया। खत पढ़कर वो कुछ उदास हो गया, फिर सोचने लगा, पता नहीं आमिर इस खत का जवाब लिखेगा भी या नहीं। और अगर लिख भी दिया तो यकीनन उस लड़की को कोई झूठी कहानी लिख भेजेगा, या झूठी आस दिलाकर एक बार फिर उसे इंतजार की सूली पर लटका देगा। लेकिन नहीं, अब वो आमिर को मजीद उसके जज्बात से नहीं खेलने देगा। वो आज उसे मजबूर करेगा कि या तो वो राबिया को साफ साफ लिख दे कि वो उसका इंतजार ना करे, या फिर अपना आप बदल कर पूरे खुलूस से उसे ये यकीन दिला दे कि तालीम खत्म होते ही वो सीधा उसके पास आ जाएगा। उसकी आमिर से कोई रिश्तेदारी नहीं थी, ना ही वो राबिया को जानता था, फिर भी वो उन दोनों के बारे में सोचने से बाज नहीं रह सका, और इन्हीं सोचों में घिरकर उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कितना वक्त बीत गया। वो जाने कब तक यूं ही बैठा रहता कि बेल की आवाज पर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। दरवाजा खोला तो सामने आमिर था। उसे देखकर शरारत से एक आंख बंद कर ली तो वो बुरा सा मुंह बनाता हुआ उसे दरवाजे पर छोड़कर अंदर चला आया। यार, कुछ खाने को भी है या नहीं? आमिर उसके पीछे भागा आया तो वो तड़क कर बोला, क्यों, जिसके पास गए थे उसने खाना नहीं खिलाया? वो तो बहुत इसरार कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे ख्याल से चला आया। उसके ढिठाई से कहने पर वो खौल कर रह गया। ये मेहरबानी मुझ पर मत किया करो आमिर हसन। मैं तुम्हारे बगैर खाना खा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं खा सकता। साफ क्यों नहीं कहते कि खाने के वक्त सब हरी झंडी दिखा देते हैं? जब जानते ही हो तो बहस क्यों करते हो, ये बताओ। कुछ पकाया भी है या पका रखा है, जाकर खा लो। क्यों, तुम नहीं खाओगे क्या? मुझे जब भूख लगेगी खा लूंगा। तुम मेरी फिक्र नहीं करो। वाह, फिक्र कैसे नहीं करूं? उठो, तुम खाना निकालो, मैं जब तक ड्रेस चेंज कर लूं। उसने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा, लेकिन मजीद उलझने का इरादा तर्क करके किचन में आकर खाना निकालने लगा, क्योंकि जानता था कि वो इंतहाई ढीठ बंदा है। फिर खाने के दौरान ही उसे राबिया के खत का ख्याल आ गया। उसी वक्त उठाकर उसके सामने रखता हुआ बोला, माफ करना आमिर, गलती से मैंने राबिया का खत पढ़ लिया। अच्छा, क्या लिखा है उसने? उसके इतने लापरवाही से पूछने पर उसका मूड फिर खराब हो गया। चिढ़कर बोला, खुद ही पढ़ लो। आमिर ने एक लहजा को उसे देखा, फिर जल्दी जल्दी खत पर नजरें दौड़ाकर इत्मीनान से खाने में मसरूफ हो गया। और वो कुछ देर तक तो इंतजार करता रहा कि वो कुछ कहेगा, लेकिन जब काफी देर हो गई और उसने खत पर कोई तबसरा नहीं किया, तब वो पूछे बगैर नहीं रह सका, तुमने राबिया के बारे में क्या सोचा है? क्या मतलब? वो उल्टा उससे पूछने लगा। मेरा मतलब है, उसने साफ साफ लिखा है कि उसकी अम्मी तुम्हारी तरफ से मायूस हो रही हैं और मजीद इंतजार नहीं कर सकती। इंतजार तो उन्हें करना पड़ेगा। मैं राबिया को लिख दूंगा कि इम्तिहानों के फौरन बाद आ जाऊंगा। वो मेरा इंतजार करे। उसके इतने आराम से कहने पर वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर कसदन नरमी से पूछा, यूं खाली खोली इंतजार की अजियत क्यों दे रहे हो उसे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसके साथ मुखलिस हो? वो तो मेरे साथ मुखलिस है ना। और देखो जुनैद खान, तुम मेरे मामलात में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। मुझे तुम्हारे मामलात में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उस लड़की पर रहम आता है जो तुम्हारी झूठी मोहब्बतों पर भी ईमान रखती है। क्या नाता है तुम्हारा उस लड़की से? उसके तंजिया अंदाज पर वो बुरी तरह तिलमिला गया। आमिर हसन, तुम बहुत घटिया इंसान हो। उससे मेरा इंसानियत का नाता है, और उससे बढ़कर ये कि वो मेरे देश की लड़की है। और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम विदेशी लड़कियों के शहर में गिरफ्तार होकर मेरे देश की मासूम लड़की के जज्बात की तौहीन करो। तुम या तो अपने आप को सुधार लो, या फिर उसे ही साफ साफ लिख दो कि तुम उसके काबिल नहीं हो। वो तुम्हारा इंतजार ना करे। मैं उसे ये सब क्यों लिखूं जबकि मुझे वापस वहीं जाना है? तो वापसी के रास्ते साफ रखो, जिन पर चलकर उस तक जाते हुए तुम्हारे दामन में निदामतें न हो। जुनैद खान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी और मौजू पर बात करें? आमिर ने उकताहट का मुजाहरा किया तो वो लहजे पर काबू पाकर बोला, हो सकता है, अगर तुम मुझसे ये वादा कर लो कि तुम राबिया को धोखा नहीं दोगे, और पूरी ईमानदारी के साथ। प्लीज, मैं वादा नहीं करता, अलबत्ता कोशिश जरूर करूंगा। आमिर हाथ साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ, और उसके लिए इस वक्त यही बहुत था कि वो कोशिश करने को कह रहा था। उसने सोचा, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता वो उसे कायल कर ले। हालांकि ऐसे मौकों पर आमिर का रवैया खासी तकलीफ दे होता था, फिर भी वो कभी मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ कहकर खुद को अलग नहीं कर सका। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए, आमिर के मामूलात में जरा बराबर फर्क नहीं आया।
लेकिन उस रोज के बाद उसने कसदन उसे टोकने से गुरेज किया। इसलिए नहीं किया, अब वो उसके मामले में बोलना नहीं चाहता था। बस कुछ दिन के लिए उसे आजाद छोड़ दिया कि शायद किसी वक्त उसे खुद ही एहसास हो जाए। लेकिन उसमें गालिबन एहसास नाम की कोई शय सिरे से थी ही नहीं, यहाँ तक कि उसका जब्त जवाब देने लगा। उस वक्त भी जब आमिर हसन तैयार होकर जाने लगा तो उसने बमुश्किल खुद को कुछ कहने से बाज रखा और बजाय नजरअंदाज करता हुआ बालकनी में चला आया। तभी आमिर ने पीछे से पुकार कर कहा, सुनो जुनैद, आज मेरे लिए खाना नहीं बनाना, मैं देर से आऊंगा। अलबत्ता वापसी पर तुम्हारे साथ कॉफी जरूर पीऊंगा। उसके साथ ही वो बाहर निकल गया। उसने जल कर दिल ही दिल में उसे बेशुमार गालियां दे डाली और सामने फ्लैट की तरफ देखने लगा, जहाँ इस वक्त भी वो छोटी सी बच्ची उसे इशारे करते हुए जाने क्या कह रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था। इसके बावजूद उसका दिल रखने की खातिर यूं मुस्कुराने लगा जैसे उसकी बात समझ रहा हो। काफी देर तक वो उससे इशारों ही इशारों में बातें करता रहा और जब वो बच्ची थक कर अंदर चली गई तब वो भी वहां से हट आया। कुछ देर को ध्यान हट गया था, लेकिन जब चाय बनाने खड़ा हुआ तो फिर आमिर का ख्याल आया और ये भी कि वो खाना नहीं खाएगा। जब उसने सोचा सिर्फ अपने लिए क्या बनाए, जब भूख लगेगी तो फ्रेंच टोस्ट बना लेगा। उस तरफ से मुतमईन होकर वो यकसोई से पढ़ने में मसरूफ हो गया। इम्तिहानों में भी ज्यादा अरसा नहीं था और उसका इरादा इम्तिहानों के फौरन बाद वापस जाने का था। पता नहीं क्यों उसे अव्वल रोज ही यहाँ का माहौल पसंद नहीं आया था। ये सही है कि उसके मिजाज में रंगीनी नहीं थी, लेकिन ऐसा बेहिस भी नहीं था। अच्छी चीज, अच्छी सूरत, खूबसूरत रंग सभी उसे अट्रैक्ट करते थे। लेकिन शायद उसका अपना मिजाज था, यहाँ की कोई शय उसके मिजाज से मेल नहीं खाती थी। जब भी उसने खुद को खासा रिजर्व कर लिया था। महज दिल लगी उसे पसंद नहीं थी, मुरव्वतन भी किसी की तारीफ नहीं कर सकता था। और एक बार आमिर के टोकने पर उसने कहा भी था, सिर्फ आंखों ही को नहीं, जो दिल को भी भाएगा वो उसकी तारीफ जरूर करेगा। बहरहाल पढ़ते पढ़ते उसे नींद आने लगी। घड़ी देखी 12 बज रहे थे। आमिर अभी तक नहीं आया था और मजीद उसके इंतजार में बैठे रहना उसके बस में नहीं था। किताबें समेट कर एक तरफ रखी और सोने के लिए लेट गया। फिर उसे सोए हुए घंटा भर ही हुआ था कि बेल की आवाज पर उसकी आंख खुल गई। वो नींद में बड़बड़ाता हुआ आकर दरवाजा खोलने लगा। आमिर को देखकर कोई सख्त बात कहना ही चाहता था कि उसके साथ जोसेफीन को देखकर उसने अपने होंठ भींच लिए। यार तुम इतनी जल्दी सो गए, मैंने कहा भी था कि आकर तुम्हारे साथ कॉफी पीऊंगा। आमिर जोसेफीन की कमर में हाथ डाले अंदर आता हुआ बोला तो दरवाजा बंद करते हुए उसका जहन पूरी तरह बेदार हो गया और महज जोसेफीन के ख्याल से चुपचाप किचन में आकर कॉफी बनाने लगा। वरना अगर आमिर इस वक्त अकेला होता तो वो उसे बेभाव की सुनाता। फिर जब वो ट्रे में कॉफी के मग सजा कर आया तो कुछ झिझक कर रुक गया, क्योंकि आमिर बड़े वालेहाना अंदाज में जोसेफीन के हाथों को थामे हुए था। उसने हल्के से खांस कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो आमिर बजाय शर्मिंदा होने के जोसेफीन का हाथ अपने सीने से लगाता हुआ उसे मुखातिब करके बोला, जुनैद, मैंने जोसेफीन से शादी कर ली है। क्या? उसे जैसे करंट छू गया। धीरज से और जरा अपनी शक्ल सीधी करके कम से कम ऊपरी दिल से ही मुबारकबाद तो दे दो, वरना क्या सोचेगी ये कि इतने बद इखलाक हो तुम। आमिर के टोकने पर उसने फौरन अपने चेहरे के तासुरात बदल लिए, लेकिन मुबारकबाद फिर भी नहीं दी। अपना मग लेकर सोफे पर बैठा तो बिला इरादा ही कह गया, आमिर, राबिया का क्या होगा? कम ऑन यार, मेरा मूड खराब नहीं करो और खुदा के लिए तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। आमिर राबिया के जिक्र पर बेहद झुंझला गया। कौन सोचेगा उसके लिए, वो ताज्जुब से बोला। बहरहाल ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। जहन्नम में जाओ तुम। वो अब किसी तरह खुद पर काबू नहीं पा सका और जोसेफीन उर्दू नहीं जानती थी। उसके बावजूद दोनों की बात करने के अंदाज से समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। तभी आमिर से पूछने लगी, ये क्यों नाराज हो रहा है? नाराज? वो पहले सटपटाया, फिर उसे इशारा करता हुआ कहने लगा, ये इसलिए नाराज हो रहा है कि हमने इसे शादी में इनवाइट नहीं किया। अब तुम ही उसे यकीन दिलाओ कि हमने कितनी इमरजेंसी में शादी की है। यस जुनैद। जोसेफीन उसकी तरफ मुतवज्जो हुई, लेकिन वो फौरन खड़ा हो गया और उन दोनों को गुड नाइट कहकर अपने कमरे में आ गया। ये वाकई उसका दर्द सर नहीं था। उसके बला से आमिर जो चाहे करता फिरे, अपने हर अमल का वो खुद जिम्मेदार था। और वो जुनैद खान था। अगर इस अंदाज से सोच सकता तो एक ही बार सर झटक कर इत्मीनान से सो जाता। उसके बरअक्स वो एक अनजानी सी आग में जलने लगा। हकीकतन उसे आमिर हसन के इस अंदाज ने बेहद दुख पहुंचाया था। और एक वही तो नहीं था, उस जैसे कितने लोग यहाँ आकर ऐसी ही हरकतें करते और अपने पीछे दास्तान छोड़ जाते थे। वो किस किस को रोके और किस किस का वास्ता देकर कहे कि कम से कम अपनी मिट्टी ही का ख्याल कर लो। कुछ देर पहले वो कम से कम सो तो रहा था और अब तो नींद का कहीं पता नहीं था। इंतहाई इस्तरारी हालत में कभी बैठकर सिगरेट फूंकने लगता
और کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اصل میں اب اس گھر میں اپنا وجود بھی غیر اہم لگ رہا تھا۔ کتنی دیر تک یہی سوچتا رہا کہ کہاں جائے۔ اگر زیادہ عرصہ یہاں رہنے کی بات ہوتی تو وہ کہیں اور اپنا ٹھکانہ کرنے کا سوچتا۔ اب بھی کئی بار خیال آیا تو، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ وہ اکیلے اپارٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور یہاں کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں تھا جسے وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے کی بات کرتا۔ اسی ٹینشن میں اس نے رات آنکھوں ہی میں کاٹ دی۔ ملگجے سے اجالے نے کھڑکی کے شیشوں پر دستک دی تو وہ چونک کر دیکھنے لگا۔ پھر کچھ دیر کو آنکھیں بند کی تو بے پناہ تھکن کا احساس ہوا۔ تب وہ کافی بنانے کی غرض سے کچن میں آ گیا۔ اپنے طور پر وہ بہت احتیاط کر رہا تھا کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ پھر بھی عامر اٹھ کر آ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، جلدی اٹھ گئے؟ اس نے شاکی نظروں سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر چونک کر پوچھنے لگا، کیا بات ہے، سوئے نہیں؟ رات تمہارے آنے سے پہلے میں سکون سے سو رہا تھا، اس نے خوبصورتی سے جتایا تو عامر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا کر بولا، تمہارا علاج میرے پاس نہیں ہے، خواہ مخواہ کڑتے رہتے ہو، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے خود کو یونیورسٹی اور اس فلیٹ تک محدود کر رکھا ہے۔ میرے بھائی لوگ تو محض یہاں کی رنگینیاں دیکھنے آتے ہیں، ایک تم ہو کہ یہاں رہتے ہوئے بھی میرا خیال ہے میں یہاں صرف پڑھنے کی غرض سے آیا تھا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر درمیان میں بول پڑا، پڑھائی اپنی جگہ، لیکن اگر تم پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے مشاغل بھی اپنا لیتے تو اتنے بور نہ ہوتے۔ خیر، اب تو جو وقت گزرنا تھا گزر گیا، یہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کافی کا ایک مگ اسے تھما دیا اور اپنا مگ لے کر سلیب کے سہارے ٹک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا ارادہ؟ عامر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، جب تک جوزفین ساتھ ہے تو یہیں جاب کروں گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ یعنی تم اس حقیقت سے انکاری نہیں ہو کہ جوزفین زیادہ عرصہ تمہارے ساتھ نہیں دے سکے گی؟ عامر کچھ خجالت اور کچھ کمینگی سے ہنس پڑا۔ تب اس نے پوچھا، تم اس کے ساتھ مخلص ہو کہ نہیں؟ چھوڑو یار، کیا بیکار کی باتیں کرتے ہو، میرا ہمیشہ یہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عامر نے اکتاہٹ کا مظاہرہ کیا، پھر بھی وہ اسی تحمل سے بولا، مت رہو یہاں تم، اسے اپنے ساتھ بھی تو لے جا سکتے ہو، اول تو وہ جائے گی نہیں، اور اگر آمادہ ہو بھی گئی تو کتنا عرصہ ہمارے ماحول میں رہ سکے گی؟ اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جوزفین پاکستان جا کر واپس آئے، میں ہی اسے یہاں چھوڑ جاؤں؟ عامر، وہ ایک دم سناٹے میں آ کر اسے دیکھے گیا، کتنا چھوٹا نظر آ رہا تھا وہ۔ اوکے یار، کافی کا شکریہ۔ عامر خالی مگ رکھ کر جانے لگا کہ اس نے ایک دم چونک کر پکار لیا، سنو عامر، ایک بات مانو گے؟ کوئی لیکچر دو گے؟ وہ شرارت سے دیکھنے لگا، نہیں، ایک مشورہ ہے، اگر تم عمل کرنے کا وعدہ کرو تو کہوں۔ کہو، عامر احسان کرنے والے انداز میں بولا تو وہ آواز دبا کر سمجھاتا ہوا کہنے لگا، دیکھو، اگر تم نے محض تفریحاً جوزفین سے شادی کی ہے تو پلیز کسی تیسرے فرد کو مت آنے دینا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے بچہ، کل کو جب تم دونوں الگ ہوگے تو وہ معصوم نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا، اور دو پارٹوں کے درمیان پس کر اس کی شخصیت مسخ ہو کر رہ جائے گی۔ یہ تو ہے۔ عامر پہلی بار سنجیدہ ہوا اور قائل انداز میں سر ہلاتا ہوا جوزفین کے پکارنے پر کمرے میں چلا گیا۔ پھر اسی روز سے اس نے اپنے لیے کسی اور ٹھکانے کی تلاش شروع کر دی۔ یونیورسٹی کے بعد وہ اپنے کلاس فیلوز سے ملنے لگا جو دوسرے ممالک سے آئے تھے، لیکن اسے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کہیں بھی اسے جگہ نہیں مل سکی۔ عامر اور جوزفین دن کا بیشتر وقت گھر پر ہی گزارتے تھے، اور وہ کیونکہ زیادہ ان دونوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، اس لیے یونیورسٹی کے بعد ادھر ادھر کہیں نکل جاتا۔ حقیقتاً وہ بے حد ڈسٹرب ہو گیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وقت کو پر لگا دے اور جلد یہاں سے فارغ ہو کر واپسی کی راہ لے۔ اس وقت وہ اپنے اپارٹمنٹ کے قریب ہی ایک اسٹور میں کھڑا تھا جب عامر اور جوزفین ٹیکسی میں جاتے ہوئے نظر آئے، اور وہ جو محض ان کی وجہ سے بے گھر کھڑا تھا فوراً گھر کی راہ لی۔ ابھی دروازے کا لاک کھول ہی رہا تھا کہ دوسری طرف سے پوسٹ مین نے آ کر اسے دو لفافے تھما دیے۔ وہ انہیں دیکھتا ہوا اندر آ گیا۔ ایک آپ ہی کا خط تھا، اسے پڑھنے کے بعد اس نے دوسرا لفافہ دیکھا۔ اب وہ رابعہ کی تحریر پہچاننے لگا تھا، اور اس وقت اس کا خط پڑھتے ہوئے اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ غیر اخلاقی حرکت کر رہا ہے۔ رابعہ نے بڑے یقین سے عامر کو لکھا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے گی، اور اس کی محبت پر بھی اس نے اندھا اعتماد کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ اس پر بھروسہ کرتی ہے۔ خط پڑھ کر اسے پھر اس اندیکھی لڑکی سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ کاش وہ جان سکے کہ جس پر وہ اتنا بھروسہ کر رہی ہے وہ اس وقت اپنی دنیا میں کتنا مگن ہے، اور المیہ تو یہ ہے کہ وہ یہاں بھی مخلص نہیں ہے، محض وقت گزاری، اور اس کے بعد کتنے دھڑلے سے کہتا ہے کہ واپس رابعہ کے پاس لوٹ جاؤں گا، لیکن نہیں، اس کا ذہن اچانک کسی نئے خیال کے تانے بانے بننے لگا۔
اور جب وہ سٹنگ روم سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا تو اسی وقت رابعہ کو خط لکھنے لگا۔ اس نے بڑی صاف گوئی سے اسے عامر اور جوزفین کی شادی کا لکھا، اور یہ کہ وہ نہ تو جوزفین کے ساتھ مخلص ہے اور نہ اس کے ساتھ۔ اپنے تئیں اس نے اس لڑکی کو نہ صرف ایک فریبی شخص سے بچا لیا بلکہ انتظار کی اذیت سے بھی نجات دلا دی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ وہ بہت کوشش سے عامر اور جوزفین کو نظر انداز کر رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یوں ہی باتوں میں کسی وقت عامر سے تلخ کلامی ہو جائے۔ وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، جب موقع ملتا اسے سمجھانے سے باز نہیں رہ سکتا تھا۔ جبکہ عامر اب چڑھنے لگا تھا، جب بھی وہ خود کو الگ تھلگ رکھتا کہ نہ زیادہ اس سے سامنا ہو اور نہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اسے سمجھانے کی کوشش کرے۔ اس وقت وہ کہیں باہر سے آیا تھا۔ سٹنگ روم میں ان دونوں کو بیٹھے دیکھ کر اخلاقاً مسکرا کر ہیلو کہا اور پھر چاہا کہ فوراً اپنے کمرے میں چلا جائے کہ عامر نے روک لیا۔ کہاں رہتے ہو یار؟ کیا کوئی مصروفیت ہاتھ آ گئی ہے؟ عامر کی معنی خیز مسکراہٹ سے وہ سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس قسم کی مصروفیت سے ہے، پھر بھی انجان بن کر بولا، بس امتحانوں کی تیاری ہے۔ اسی وقت نیچے گاڑی کا ہارن سن کر جوزفین اٹھ کھڑی ہوئی اور بڑی عجلت میں عامر کو اپنے جانے کا کہہ کر چلی گئی۔ تو وہ یوں ہی بے خیالی میں عامر کو دیکھے گیا اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھا، کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گئی ہے۔ اچھا؟ وہ ذرا سا ہنسا، پھر اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، تمہارے حوصلے کی داد دینی پڑے گی۔ چھوڑو یار، مجھے کون سا اس کے ساتھ رہنا ہے جو خواہ مخواہ اس پر پابندیاں لگاتا پھروں۔ گویا تم نے پہلے ہی طے کر لیا تھا۔ ہاں؟ کیوں؟ وہ پھر خود کو تلخ ہونے سے نہیں روک سکا۔ یہ صریحاً دھوکہ ہے عامر۔ اس کے برعکس اگر تم نیک نیتی سے اس سے شادی کرتے تو اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے تھے، کیونکہ محبت میں بڑی طاقت ہے۔ ناممکن، وہ کبھی میری مرضی کے مطابق نہیں ڈھل سکتی، اس لیے کہ بڑا فرق ہے اس کے اور میرے کلچر میں۔ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہ سوچی؟ سوچی تھی، پر اس وقت دل کوئی تعویل سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ خیر چھوڑو، جب تک ہو سکا نبھاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے فوراً پوچھا، واپس رابعہ کے پاس؟ واپسی کے ساتھ رابعہ کا نام کتنے اطمینان سے لیتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر جذبز ہو کر بولا، تمہاری حقیقت جاننے کے بعد کیا رابعہ تمہیں قبول کر لے گی؟ اسے حقیقت معلوم ہوگی تب نا، جب میں بتاؤں گا ہی نہیں تو کیسے جانے گی؟ عامر حسن، وہ کتنی دیر تک حیرت اور تعصب سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس خیال سے کہ وہ کم از کم جوزفین کے ساتھ ہی مخلص ہو جائے، نظریں چراتا ہوا کہنے لگا، رابعہ کو تمہاری حقیقت معلوم ہو چکی ہے؟ کیسے؟ عامر نے چونک کر دیکھا تو وہ اسی طرح نظریں چرا کر بولا، میں نے اسے خط لکھ دیا تھا۔ اصل میں یار مجھے اچھا نہیں لگا کہ تم تو یہاں رنگ رلیاں مناؤ اور وہ لڑکی تمہارے انتظار میں اپنی عمر کے سنہری دن بتا دے۔ میں نے سوچا۔ کیا سوچا تم نے؟ عامر نے ایک دم بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا، مجھے بتاؤ کیا سوچا تھا تم نے؟ اور تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم میری منگیتر کو خط لکھو؟ اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے عامر حسن۔ اسے بھی غصہ آ گیا۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں بولا، تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا کہ ایک لڑکی کو جھوٹی آج دے کر خود مزے اڑاؤ؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اور یاد رکھو جنید خان، تم سے دوستی الگ بات، لیکن تمہاری اس حرکت پر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم جو چاہے مجھے سزا دے لو، لیکن میں اس بات پر نادم نہیں ہوں، بلکہ رابعہ کو آگاہ کرنے کے بعد میں اپنے اندر اطمینان محسوس کرتا ہوں۔ اطمینان؟ عامر نے زہر خند سے کہتے ہوئے ٹیبل کو زوردار ٹھوکر ماری، پھر جاتے جاتے رک کر بولا، اس اطمینان کی تمہیں بھاری قیمت دینی پڑے گی جنید خان، یاد رکھنا۔ میرے خدا! اس کے جاتے ہی اس نے گہری سانس کھینچی اور اس گھٹن سے نکل کر بالکنی میں آ کھڑا ہوا۔ اس تلخ الامی نے اس کی طبیعت مکدر کر دی تھی۔ پھر بھی وہ سوچنے لگا، ابھی وقتی غصہ ہے، کچھ دن بعد جب ٹھنڈے دل سے سوچے گا تب اسے احساس ہوگا کہ میں نے غلط نہیں کیا اور مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ اس نے خود کو اطمینان دلایا۔ تبھی اس کی بھٹکتی ہوئی نظریں اس گاڑی پر ٹھہر گئیں جس میں سے جوزفین نکل رہی تھی۔ پھر جس طرح اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو الوداعی اشارہ کیا، اس سے اس کے اندر پھر سے تلخی بھر گئی، اور اس نے دکھ سے سوچا کہ میرے رابعہ کو خط لکھنے پر تو وہ اس قدر آپے سے باہر ہو گیا تھا، اور یہ اس وقت تو بہرحال اس کی بیوی ہے۔ یوں ہی کڑتا ہوا دوبارہ اندر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ جوزفین آ گئی اور اسے تنہا دیکھ کر پوچھنے لگی، عامر کہاں ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گیا ہے، وہ اس کے بارے میں بتا کر سائڈ سے میگزین اٹھا کر دیکھنے لگا۔ کافی پیو گے؟ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اگر تم بنا رہی ہو تو پی لوں گا، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، لیکن جب وہ کچن میں چلی گئی تب بالکل غیر ارادی طور پر اسے کافی بناتے ہوئے دیکھنے لگا۔ سیٹنگ روم جہاں وہ بیٹھا تھا اس کے عین سامنے کچن تھا، اور دروازے سے چند قدم آگے چولہے کے پاس کھڑی ہوئی وہ یوں نظر آ رہی تھی جیسے فریم میں خوبصورت سی تصویر، اور پہلی بار غیر ارادی طور پر ہی صحیح وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ رنگت تو اس کی تھی ہی گلابی، ناک نقشہ بھی خوبصورت تھا،
गर्दन तक कटे हुए सुर्खी मायल ब्राउन बाल जिन्हें वो बार बार कानों के पीछे कर रही थी। और जुनैद खान को उस लड़की पर रहम आने लगा। आमिर बता कर नहीं गया कि कहाँ जा रहा है? वो कॉफी लेकर आई तो पूछने लगी। नहीं, वो उसके हाथ से मग लेकर सीधा हो बैठा और दो तीन सिप लेने के बाद यूं ही बात करने की गर्ज से बोला, तुमने कॉफी अच्छी बनाई है, थैंक यू। उसकी मुस्कुराहट भी खूबसूरत थी। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर सोचकर पूछने लगा, तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा मतलब है तुम्हारा और आमिर का भी यहीं रहोगे या पाकिस्तान जाने का ख्याल है? मैं तो जाना चाहती हूँ, लेकिन आमिर अभी इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं करता। क्या कहता है? उसने खुद महसूस किया कि वो पूरी जान से उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया है। कुछ नहीं, मैं जब भी पाकिस्तान जाने की बात करती हूँ, वो यही कहता है कि अभी तो काफी वक्त पड़ा है, इम्तिहान हो जाए फिर सोचेंगे। वो उसकी बात सुनकर खामोशी रहा, बल्कि कसदन खुद को कुछ कहने से बाज रखा। तब वो पूछने लगी, तुम कब जाओगे? जाहिर है इम्तिहानों के बाद, फिर साथ चलेंगे। वो बच्चों की तरह खुश होकर बोली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कदरे ताखीर से कहने लगा, तुम पाकिस्तान जाना तो चाहती हो, लेकिन मेरा ख्याल है तुम वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकोगी। क्यों? वो हैरान हुई तो वजाहत करते हुए उसने खासी एहतियात बरती। इसलिए कि हमारे कल्चर में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ इतनी आज़ादी नहीं है, खुसूसन औरतों के लिए, और तुम इतनी पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? उसने कहा तो वो जवाब सोचता रह गया और वो कहने लगी, आमिर हसन ने तो मुझसे कभी नहीं कहा। वो मुझे अपने माहौल के बारे में बताएगा, तभी तो मैं उसमें ढलने की कोशिश करूंगी। तो क्या तुम उसके माहौल में ढल जाओगी? जाहिर है, जब जिंदगी उसके साथ गुजारनी है तो जैसा वो कहेगा वैसे ही करूंगी। उसका बात करने का अंदाज बेहद सादा था, जिससे वो उलझ कर रह गया कि आखिर वो कमीना इस मामले में इतना खुशकिस्मत क्यों है कि एक लड़की को वहां फरेब दे आया है, दूसरी यहाँ फरेब खाने को तैयार बैठी है। कमबख्त को ऐसी लड़की क्यों ना मिली जो उसके दिमाग ठिकाने लगा देती। ओके, वो उसकी तरफ देखकर कसदन मुस्कुराया, फिर उठकर अपने कमरे में आ गया। उस रोज के बाद से आमिर ने उसे मुखातिब नहीं किया। वो खुद बात करने की कोशिश करता, क्योंकि एक ही घर में रहते हुए उसे ये कशीदगी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन आमिर उसकी बात का जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझता था। अपने हर अंदाज से नाराजगी जाहिर करता। तब दिल बर्दाश्ता होकर उसने भी उसे मुखातिब करना छोड़ दिया। उसे आमिर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अलबत्ता वो खुद और ज्यादा तन्हा हो गया। उसका दिल चाहता वक्त को समेट ले और जल्द से जल्द वापस चला जाए। इस वक्त वो अपने लिए नाश्ता बनाते हुए आइंदा महीनों का हिसाब कर रहा था कि जोसेफीन भी किचन में आ गई। पहले केतली में पानी डालकर चूल्हे पर रखा, फिर मग में कॉफी फेंटती हुई उसे बताने लगी कि वो माँ बनने वाली है। उसने हैरान होकर उसे देखा। उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत रंग उतर आए थे, जिन्हें नजरअंदाज करके वो सारे इख्तिलाफात पसे पुश्त डालकर दनदनाता हुआ आमिर के कमरे में जा पहुंचा। तुम मेरी हर बात की नफी क्यों करते हो? वो आमिर के मुकाबिल खड़ा होकर पूछने लगा और वो नागवारी से बोला, क्या मतलब? मैंने तुमसे कहा था कि जोसेफीन को मां नहीं बनने देना। उसकी अपनी ख्वाहिश थी। आमिर ने कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा तो वो दांत पीस कर बोला, तो सुन लो आमिर हसन, अब मैं तुम्हें जोसेफीन के साथ धोखा नहीं करने दूंगा। तुम्हें अपने लिए नहीं तो आने वाले बच्चे की खातिर उसके साथ निबाह करना होगा, समझे तुम? जुनैद खान, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरे मामलात में टांग क्यों अड़ाते हो। पहले तुम राबिया के मामले में इतने सीरियस थे, अब जोसेफीन के लिए परेशान हो रहे हो। आखिर क्यों? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये सब तुम्हारा दर्द सर नहीं है? हाँ, मेरा दर्द सर नहीं है, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से ही जोसेफीन के आ जाने से उसकी बात अधूरी रह गई। और वो आमिर को घूरता हुआ उसके कमरे से निकल आया। जोसेफीन उन दिनों ना सिर्फ बहुत खुश नजर आती थी, बल्कि ज्यादा वक्त घर पर ही रहती थी। और वो उसे खुश देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ने के साथ सोचा करता कि शायद सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं, सादा और मासूम सी। राबिया को इंतजार की अजियत से बचाकर वो जितना पुरसुकून हो गया था, अब जोसेफीन के बारे में सोचकर एक बार फिर बेसुकूनी का शिकार हो गया था। पता नहीं उसके लंबे चौड़े वजूद में इतना नरम सा दिल कैसे आ समाया था, जो हर ज्यादती पर मचल मचल कर एहतजाज भी करता और दूसरों के दर्द भी समेट लेना चाहता था। बारहा उसका दिल चाहा कि वो जोसेफीन को बता दे कि आमिर उसके साथ मुखलिस नहीं है और किसी भी वक्त उसे छोड़कर जा सकता है, लेकिन नए मेहमान के सिलसिले में वो कुछ इतनी खुश और मुतमईन दिखाई देती थी कि चाहने के बावजूद वो उसके चेहरे पर फैला तमानियत भरा एहसास छीनने की जुर्रत ना कर सका। फिर दिन, हफ्ते, महीने उसने गिन गिन कर गुजारे। इम्तिहान करीब आए तो वो सब भुलाकर पढ़ाई में मसरूफ हो गया। खिलाफी तवक्को आमिर भी संजीदगी से पढ़ने लगा था। तब उसे एक गोना इत्मीनान महसूस हुआ। उसने सोचा, चलो किसी चीज में तो संजीदा हुआ। फिर इम्तिहान शुरू होकर खत्म हो गए और वो खुशी खुशी वापसी की तैयारी करने लगा। वो जल्द से जल्द यहाँ से दूर और अपने प्यारों के दरमियान जाना चाहता था। वैसे उसका आप ही के सिवा कोई करीबी अजीज नहीं था।
والدین کی وفات کے بعد آپی نے جس محبت اور محنت سے اسے پالا تھا، اس کا اسے اچھی طرح احساس تھا۔ پھر دولہا بھائی بھی بہت مخلص اور محبت کرنے والے تھے۔ یہ انہی دونوں کی محبتوں اور کوششوں کا نتیجہ تھا کہ آج وہ اس مقام پر پہنچا تھا۔ آپی کے تینوں بچے یاسر، گڑیا اور مومو بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ خود بھی ان پر جان چھڑکتا تھا۔ امتحانوں سے فارغ ہوتے ہی وہ سب کے لیے تحفے خریدنے میں لگ گیا۔ یاسر نے خاص طور سے دوربین لانے کی فرمائش کی تھی۔ اس دن وہ اس کے لیے ایک اچھی سی دوربین خرید کر واپس آیا تو جوزفین کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ سٹنگ روم میں ہی نیچے قالین پر بیٹھی میز پر سر رکھے ہلکے ہلکے کرا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ عامر شاید گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ ہاتھوں میں پکڑے پیکٹ صوفے پر رکھ کر اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا ہوا جوزفین؟ جنید خان، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ہاسپٹل جانا چاہتی ہوں۔ وہ سر اٹھا کر بولی، پھر دوبارہ پیشانی ٹیبل پر رکھ لی۔ عامر کہاں ہے؟ پتا نہیں، وہ تو صبح ہی بتائے بغیر کہیں چلا گیا تھا۔ اچھا تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ عامر کی لاپرواہی پر دل ہی دل میں افسوس کرتا ہوا اسے سہارا دے کر نیچے لے آیا۔ قریب سے خالی ٹیکسی گزرتے دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور جوزفین کو بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا۔ پھر اسے ہاسپٹل چھوڑ کر اس کا دل چاہا خود واپس چلا جائے، کیونکہ بقول عامر یہ سب اس کا درد سر نہیں ہے، لیکن اس کا دل کسی طرح اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہیں ہوا۔ جتنی دیر وہ لیبر روم میں رہی، وہ چپ چاپ کوریڈور میں ٹہلتا رہا۔ پھر جب ڈاکٹر نے آ کر اسے بتایا کہ جوزفین نے بیٹے کو جنم دیا ہے، تو وہ وہیں کھڑے کھڑے ڈاکٹر سے جوزفین کی خیریت معلوم کر کے واپس آ گیا۔ عامر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں پیک کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ تھوڑی امید بن چلی تھی کہ شاید عامر بیٹے کو دیکھ کر سنبھل جائے اور اسی کی خاطر اپنا آپ بدلنے پر مجبور ہو جائے۔ اسے اب جوزفین کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کی فکر بھی ہونے لگی تھی، اس لیے وہ وہیں بیٹھ کر عامر کا انتظار کرنے کے بجائے اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جہاں جہاں اس کے ملنے کی امید تھی، وہ ان سب جگہوں پر گیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپسی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسے جوزفین اور بچے کا خیال آیا۔ اس نے سوچا گھر جانے سے پہلے اس کے پاس سے ہوتا جائے، ہو سکتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت ہو یا پھر عامری کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے۔ جس وقت وہ ہاسپٹل پہنچا، شام گہری ہو کر رات میں ڈھلنے لگی تھی اور فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندر چلا آیا۔ جوزفین آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ہیلو جوزفین۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور اس کے پیچھے دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ گیا اس کی نظریں عامر کو تلاش کر رہی ہیں۔ کیسی ہو تم؟ اس کے سوال کرنے سے پہلے بول پڑا۔ عامر نہیں آیا؟ میں کب سے اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے فوراً پوچھنے لگی۔ تو وہ سوچ کر بولا، اصل میں کافی دیر سے گھر سے نکلا ہوا ہوں، یہاں سے گزرنے لگا تو سوچا تم سے ملتا چلوں۔ ہو سکتا ہے عامر گھر پر ہو، اب جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ کیا میں تمہارے بچے کو دیکھ سکتا ہوں؟ وہ اس سے نظریں چراتا ہوا اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بچے کی طرف بڑھ گیا۔ گلابی کمبل میں لپٹے سرخ و سفید بچے پر اسے بے اختیار پیار آیا تو اسے بازوؤں میں لے لیا۔ وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ بچے کو اس کے برابر لیٹاتا ہوا پوچھنے لگا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، بس تم عامر کو جلدی میرے پاس بھیج دینا۔ اچھا، اگر وہ آ گیا ہوگا تو بھیج دوں گا۔ پھر وہ رکا نہیں، جلدی سے باہر نکل آیا۔ فلیٹ کا دروازہ لاک دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ عامر ابھی تک نہیں آیا۔ اس کے باوجود اندر آ کر وہ کتنی دیر تک متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ جب کسی طرف سے آہٹ سنائی نہیں دی، تب وہ کچن میں آ کر اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ آخر کہاں چلا گیا؟ چائے پیتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل اسی ایک سوال کی تکرار کرتا رہا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ پھر رات 12-1 بجے تک اس کا انتظار کرنے کے بعد آخر مایوس ہو کر وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا آیا۔ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے جلد ہی نیند بھی آ گئی۔ صبح خلاف معمول وہ دیر تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی، اس وقت بھی سب سے پہلا خیال عامر ہی کا آیا تو وہ فوراً بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور آ کر عامر کے کمرے میں جھانکنے لگا۔ اس کا بے شکن بستر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ رات بھر کسی نے اسے چھوا تک نہیں۔ وہ الٹے پیروں واپس آیا اور جلدی جلدی تیار ہونے لگا۔ آج اسے اپنی سیٹ اوکے کروانے بھی جانا تھا۔ اس نے سوچا سیٹ کنفرم ہوتے ہی وہ آپی کو اپنے آنے کی اطلاع کر دے گا۔ واپسی کا خیال اتنا خوشکن تھا کہ وہ ناشتہ بنانے کا ارادہ ملتوی کر کے صرف چائے پینے لگا، اور ابھی وہ خالی کپ دھو کر رکھ ہی رہا تھا کہ کال بیل کی آواز پر چونک گیا۔ پھر عامر کا خیال آتے ہی جلدی سے آ کر دروازہ کھولا۔ سامنے پوسٹ مین کو کھڑے دیکھ کر اسے تھوڑی مایوسی تو ہوئی، پھر بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نام کی رجسٹری وصول کی۔ ایک رجسٹری جوزفین کے نام تھی، اس نے وہ بھی وصول کر لی۔
और अंदर आ गया। सोफे पर बैठते हुए उसने बेताबी से लिफाफा खोला और खत पढ़ने लगा। ये आमिर का खत था, उसके नाम। जुनैद खान, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तुमसे मिलकर इसलिए नहीं जा रहा कि तुम अपनी आदत के मुताबिक तवील लेक्चर देने से बाज ना आते, और मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। जोसेफिन को तलाक देकर जा रहा हूँ। तुम्हारे खत के साथ उसे भी तलाकनामा रजिस्ट्री कर दिया है। और सुनो, अब तुम जोसेफिन के गम में दुबले होना मत शुरू हो जाना, क्योंकि ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। उससे आगे भी न जाने क्या कुछ लिखा था। वो तो बस इतना ही पढ़ सका। हकीकतन उसका सर चकराने लगा था और आंखों के सामने धुंध छा गई थी। उसके गुमान में भी नहीं था कि आमिर इतनी कमीनगी का सबूत दे जाएगा। अभी तो उसकी जोसेफिन के साथ अच्छी खासी निभ रही थी। फिर उसने खुद भी कहा था कि कुछ अरसा यहाँ जॉब करेगा, लेकिन वो इतनी जल्द सारे नाते तोड़ गया था। कितनी देर तक वो गुमसुम बैठा रहा, फिर बेहद ढीले ढाले हाथों से जोसेफिन का लिफाफा खोलकर देखने लगा। उसमें सिर्फ तलाकनामा था, ना कोई खत, ना कोई पैगाम। कम अज कम कोई उज़्र ही तराश देता। उसने तो उसकी भी जरूरत नहीं समझी थी। वो अंदर ही अंदर कुढ़ने लगा कि वो जोसेफिन को ये तलाकनामा क्यों कर दे सकेगा। आखिर उसने सोचा वो भी आमिर की तरह चुपचाप यहाँ से चला जाए। जब जोसेफिन वापस आएगी तो खुद ही देख लेगी। लेकिन अपनी इस सोच पर वो मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल मचल कर सवाल करने लगा। राबिया को इंतजार की अजियत से निजात क्यों दिलाई थी? वो मेरी हमवतन थी, मेरे देश की लड़की। उसने दिल को समझाना चाहा, लेकिन एक और सवाल, और जोसेफिन? जोसेफिन से मेरा कोई नाता नहीं। नाता कैसे नहीं? वो तुम्हारे हमवतन की सताई हुई लड़की है। क्या उसे यूं मंझार में छोड़ जाओगे? मैं क्या करूं? वो परेशान हो गया। दिलो दिमाग मुसलसल तकरार कर रहे थे। उसने घबरा कर अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर खुद को बावर कराने की कोशिश करने लगा कि ये उसका दर्द सर नहीं है। लेकिन हर बार उसका नरम दिल रोने लगता। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर वो सीट कंफर्म करवाने के बजाय सीधा जोसेफिन के पास आ गया, और वो उसे देखते ही बेताबी से पूछने लगी, आमिर कहाँ है? क्या उसे मालूम नहीं कि मैंने उसके बेटे को जन्म दिया है? मालूम है, वो झूठ बोल गया। फिर आया क्यों नहीं? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो नजरें चुरा गया। क्या हो गया है उसे? तुम आओगी तो खुद ही देख लेना। ये बताओ, घर कब चल रही हो? अगर आमिर बीमार है तो अभी चलूंगी। वो फौरन तैयार हो गई। जाओ, तुम डॉक्टर से कह आओ कि मैं घर जाना चाहती हूँ। नहीं जोसेफिन, वो सटपटा गया। आमिर के पास तो मैं हूँ। तुम अगर 2-4 दिन रेस्ट कर लेती तो अच्छा था। नहीं, मैं अब घर चलूंगी। तुम प्लीज जाकर डॉक्टर से कह दो। उसकी जिद के सामने वो मजबूर हो गया। रास्ते भर वो अपने आप को आने वाली सूरत हाल के लिए तैयार करता रहा। फिर भी जब वो जोसेफिन के साथ घर में दाखिल हुआ, उसकी सारी हिम्मतें जवाब दे गईं। वो बहुत खामोशी से उसे वहीं छोड़कर खुद किचन में जा घुसा, जबकि ध्यान उसी की तरफ था। कितनी देर तक इंतजार करता रहा कि अभी जोसेफिन पूरे घर में आमिर को पुकारती फिरेगी और आखिर में उसके पास आकर पूछेगी, लेकिन वो इंतजार ही करता रहा। उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी, न कोई आहट थी, जबकि वो खुद सांस रोके खड़ा था और उसके कान मुंतजिर थे। इस पुर असरार सन्नाटे में अचानक बच्चे के रोने की आवाज ने एक एहतियाज सा पैदा कर दिया। वो चौंक कर किचन से निकला तो सामने का मंजर देखकर ना सिर्फ ठिठका, बल्कि उसका दिल मजीद दुख से भर गया। जोसेफिन तलाकनामा हाथ में लिए गुमसुम बैठी थी, और उसकी नीलगो आंखों से आंसू एक तवातुर से बहते हुए उसका गिरहबान भिगो रहे थे। उसकी समझ में नहीं आया कि वो पहले बच्चे को चुप कराए या उसकी माँ को। कितनी देर तक वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सका। जब बच्चे के रोने में शिद्दत आ गई, तब वो बेआवाज कदमों से उसके पास आया और उसे बाजुओं में लेकर बमुश्किल जोसेफिन से कह सका, प्लीज रो नहीं। उसने लबरेज आंखों से उसे देखा और खोए खोए लहजे में पूछा, आमिर ने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं जानता। वो कजन खुद को बच्चे में मसरूफ रखकर बोला, कहाँ है वो? मैं खुद उससे पूछना चाहती हूँ। उसने फौरन जवाब नहीं दिया। बच्चे को लिटाकर उसका फीडर लेकर किचन में चला गया। फिर जब वापस आया तो वो उसी सवाल के साथ मौजूद थी। उसे बताना पड़ा, वो पाकिस्तान जा चुका है। कब? वो एक पल को सन्नाटे में आ गई। पता नहीं, मुझसे मिलकर नहीं गया। झूठ बोलते हो तुम, वो चीख पड़ी। तुम सब जानते हो, और तुम भी उसके साथ शरीक हो। मैं जानती हूँ, तुम पाकिस्तानी लोग यहाँ सिर्फ पढ़ने की गर्ज से नहीं आते, हमारी जिंदगियों से भी खेल जाते हो। जोसेफिन प्लीज, उसने रोकना चाहा, लेकिन वो फट पड़ी थी। मेरा कसूर बताओ, इस बच्चे का क्या कसूर है? मुझे बताओ, अब कौन कबूल करेगा? और जो मैं अपना मुस्तकबिल महफूज करने की खातिर उसे किसी हॉस्टल में डाल दूंगी, तो सबसे पहले बात करने तुम लोग खड़े हो जाओगे और मेरा मुआवजा अपने मशरकी माओ से करोगे। उसके मशरकी बाप को कोई नहीं पूछेगा। मुझे बताओ जुनैद खान, तुम्हारे यहाँ ये तफरीक क्यों है? अपने ऐबों की पर्दापोशी करने के लिए सरासर इल्जाम हमारे सर रख देते हो। बल्कि तुम तो अपनी औरतों को भी नहीं छोड़ते। ऐसे ही मर्द होते हो तुम लोग कि अपनी औलाद को भी अपना नहीं कहते। तुफ है तुम पर। वो हाथों में चेहरा छुपाकर सिसक सिसक कर रोने लगी, जबकि वो एकदम सन्नाटे में आ गया था।
किस कद्र संभल संभल कर चला था वो कि कहीं उसकी इज्जत नफ्स पर कोई चोट ना लगे, और वो किस आसानी से सबको एक कतार में खड़ा कर गई थी। उसका दिल चाहा वो पहले उसके मुंह पर इतने तमाचे मारे कि वो खुद अपनी पहचान खो बैठे। उसके बाद सीधा आमिर के पास जाया और कोई एक पल जाया किए बगैर उसे शूट कर दे। खुद पर जब्त करते करते हुए भी वो चीख पड़ा, बंद करो रोना, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मैं तुमसे ऐसी कोई उम्मीद रखती भी नहीं। वो एक झटके से उठकर उसके मुकाबिल आ खड़ी हुई। इसलिए कि तुम उसके साथ शरीक थे, तुम्हें उसके इरादों की खबर थी। हाँ, मुझे उसके इरादों की खबर थी, लेकिन मुझे उसके साथ शरीक कहकर मुझे गाली मत दो। वो बुरी तरह सुलग कर बोला, ये गाली तो तुम्हें सुननी पड़ेगी जुनैद खान। इंतहाई कमीनगी और बुजदिली का सबूत दिया है तुम लोगों ने। सिर्फ आमिर की बात करो। उसने फिर टोका तो वो तन से बोली, क्यों, तुम बड़े जीदार हो? अगर ऐसी बात है तो इस बच्चे के सर पर हाथ रख दो। वो उसके चैलेंज से फिर सन्नाटे में आ गया और एक पल को नजरें चुराई थी कि वो जोर से हंसी। बस, उससे आगे कुछ मत कहना जोसेफिन। वो एकदम होश में आकर बच्चे पर झपटा और उसे बाजुओं में लेते ही आन की आन में फैसला कर गया, सिर्फ आमिर की वजह से हम सब पाकिस्तानियों को एक कतार में मत खड़ा करो। मैं ना सिर्फ बच्चे को बल्कि तुम्हें भी साहिबानी दूंगा। बस तुम अपना इल्जाम वापस लो। शायद तुम जज्बाती हो रहे हो। वो सोफे पर ढह गई। नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा। तुम्हें अगर मेरा साथ मंजूर है तो पैकिंग शुरू कर दो। मैं एक के बजाय दो सीटें कंफर्म करवाने जा रहा हूँ। वो बच्चा उसकी गोद में डालकर और उसे हैरान परेशान छोड़कर बाहर निकल गया। फैसला हो चुका था और वो भी बिला सोचे समझे, लेकिन अब उस फैसले से हटना उसकी शान के खिलाफ था। जभी एहतजाज उसके अंदर सर पटकता रह गया और उसने तवज्जो ही नहीं दी। जोसेफिन के बारे में भी जाने कि उसे यकीन था कि वो उसकी पेशकश रद्द नहीं करेगी, इसलिए बड़े आराम से सीटें कंफर्म करवाई। फिर वहीं से आप ही को फोन करके अपनी आमद का बताया और जोसेफिन के बारे में सिर्फ इतना कहा कि उसके साथ एक मेहमान खातून और उसका बच्चा भी है, और ये कि वो उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आए। आप ही तफसील पूछती रह गई और वो उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन 3 मिनट की कॉल में बताना भी मुश्किल था, इसलिए बस यही कहा कि वहीं आकर बताऊंगा। फिर वापस फ्लैट में आया तो जोसेफिन गालिबन अपने कमरे में थी। वो कुछ देर तक सिटिंग रूम में खड़ा एक एक चीज को देखकर ये जानने की कोशिश करने लगा कि जोसेफिन ने कुछ समेटने की कोशिश की है या नहीं, लेकिन हर शय अपनी जगह उसी तरह मौजूद थी। तब वो दरवाजे पर दस्तक देकर उसके कमरे में चला आया। वो आंखों पर बाजू रखे लेटी थी। क्या तुम सो रही हो? उसने आहिस्ता आवाज में पूछा कि अगर सो रही हो तो डिस्टर्ब ना हो। और वो बाजू हटाकर देखने लगी। परसों रात की फ्लाइट है, वो फौरी तौर पर ये ही कह सका और वो बेहद हैरान होकर बोली, क्या वाकई तुम सीरियस हो? मैंने तुमसे मजाक नहीं किया था। तुम्हें अगर मेरा यकीन नहीं आ रहा तो इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। बहरहाल तुम्हें मेरे साथ चलना है। अगर मैं ना जाऊं तो? उसके देखने पर कहने लगी, क्या तुम सिर्फ बच्चे को ले जाओगे? नहीं, तुम दोनों, वरना कोई नहीं। वो हतमी अंदाज में कहता हुआ उसके कमरे से निकल आया। उसके बाद उसने जोसेफिन से कोई बात नहीं की। कसदन बेनियाजी और लाताल्लुकी का मुजाहरा करता हुआ अपने कामों में मसरूफ रहा। अगला सारा दिन यूं ही गुजर गया। फिर शाम में उसने महसूस किया कि वो उसके आसपास मंडला रही है, किसी न किसी बहाने, कभी उसके पीछे आ खड़ी होती, कभी सामने। वो कनखियों से देखता रहा लेकिन टोका नहीं। तब जैसे वो हार कर उसके सामने झुक गई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आप ही, दूल्हा भाई और बच्चों से मिलकर वक्ती तौर पर वो टेंशन से निकल गया। फिर 3 साल बाद घर आया था। कुछ तो था ही, पुरसुकून भी हो जाना चाहता था। और उसे यकीन था कि हमेशा की तरह आप ही एक माँ की तरह उसे अपनी आगोश में समेट लेंगी। और वाकई आप ही को देखते ही उसकी आधी परेशानी दूर हो गई थी। पहले मरहले पर जोसेफिन का तारुफ उसने मेहमान की हैसियत से ही कराया। गो कि आप ही और दूल्हा भाई उससे अच्छी तरह से मिले, लेकिन आप ही खासी मुतजस्सिस थी और बार बार इशारे से उससे पूछती। वो बस हल्के से मुस्कुराकर इस बात में सर हिला देता। फिर रात में जब बच्चे सो गए और जोसेफिन के लिए भी आप ही ने अलग कमरे का इंतजाम कर दिया और उसकी तरफ से पूरा इत्मीनान करके आकर बैठी तो इंतहाई बेसब्री का मुजाहरा करते हुए बोली, बस जुनैद, अब तुम मजीद मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं लेना और फौरन बताना शुरू हो जाओ कि ये कौन है और तुम्हारे साथ क्यों आई है। वो दूल्हा भाई से उसी के बारे में बात कर रहा था। आप ही के आने और टोकने से उसे दोबारा से पूरी तफसील से बताना पड़ा, यहाँ तक कि उसे अपने साथ लाने का मकसद भी बता दिया और फिर एकदम खामोश हो गया। आप ही की ये बात अच्छी थी कि वो जज्बाती होकर फौरी रद्द अमल जाहिर नहीं करती थी, ना ख्वामुख्वा की तकरार करती और लताड़ती कि बंदा शर्मिंदा होकर रह जाए। उसके बरक्स अपनी आदत के मुताबिक खामोश होकर जैसे तमाम हालात को नए सिरे से और अपने तौर पर सोचने में लग गई। दूल्हा भाई गालिबन उनकी आदत से वाकिफ थे, जब भी उन्हें सोचते देखकर इत्मीनान से उसके साथ दूसरी बातों में लग गए। काफी देर बाद वो उसे मुखातिब करके पूछने लगी, सुनो, तुमने उसे अपनाने का फैसला सोच समझ कर किया है ना? सोचने समझने का वक्त कहाँ था, अभी बस फौरी फैसला हो गया। मेरा मतलब है, बाद में तो सोचा होगा कि वो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर भी सकेगी या नहीं। ये भी तो हो सकता है कि
अब वो तुम्हें छोड़कर चली जाए। आपी ने कहा तो दूल्हा भाई ने फौरन उनकी तारीफ की। ये ठीक कह रही हैं, तुम्हें तमाम पहलुओं से सोच लेना चाहिए। ये सब तो पहले सोचने की बातें होती हैं दूल्हा भाई, और वो भी ऐसी सूरत में कि मेरा ऐसा कोई इरादा होता या मैंने उसे पसंद किया होता। गोया अब मजबूरी का सौदा है। मजबूरी? जाने क्यों वो हैरान हुआ, फिर ताज्जुब से जरा सा हंसा तो आप ही उसे देखती रह गई। जानती थी कि वो शुरू से ऐसा ही अपनी नरम दिली के बायस दूसरों की गलतियां, कोताहियां और इल्जाम अपने सर लेकर खुद को मुश्किल में डाल लेता। अब भी वो मुश्किल में था तो सिर्फ नरम-दिली के बायस नहीं बल्कि गैरत का सवाल भी था। तब वो गर्मजोशी से उसका मजबूत हाथ हाथों में लेकर बोली, तुमने जोसेफिन को अपने साथ लाकर अच्छा किया। अब तुम जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ ताकि जल्द ही तुम्हारी शादी कर दें। वो जानता था आप ही उसके इस अक़दाम से खुश नहीं तो नाखुश भी नहीं होंगी। और इस वक्त उनके पुरजोश अंदाज से वो कदरे बहल गया। जबकि जोसेफिन अपनी जगह पर कुछ खौफजदा सी थी, गो कि सभी उससे बहुत मोहब्बत से मिले थे। और अगले रोज आपी ने उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश भी की कि वो जुनैद के साथ बहुत खुश रहेगी, लेकिन उसके दिल से अंदेशे दूर नहीं हुए। शायद इसलिए कि यहाँ आकर जुनैद खान उसे बहुत बदला हुआ लग रहा था। मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था। जहां वो बैठी होती वहां वो आने से गुरेज करता, और अगर वो खुद से पास आती तो फौरन किसी बहाने से उठकर चल देता। वो उसका रवैया समझने से कासिर थी, बस उलझती रहती, और उस रात दबे पांव उसके कमरे में चली आई। वो कुछ लिखने में मसरूफ था। उसकी आमद का पता उस वक्त चला जब टेबल से फाइल उठा रहा था कि नजरें उसके पैरों पर पड़ी। एकदम चौंक कर सर उठाया। तुम? मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। वो उसकी हैरत नजरअंदाज करके फौरन बोली। एक क्या, 10 बातें पूछ लेना, लेकिन सुबह। इस वक्त तुम अपने कमरे में जाओ। वो घड़ी देखता हुआ बोला, 1 बज रहा था। सुबह तुम नहीं मिलते, बस इतना बता दो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या मतलब? उसकी पेशानी पर हल्की सी शिकने नमूदार हो गई तो वो कुछ रुक कर बोली, क्यों, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे? तो मैंने कब इनकार किया है? और कैसा होता है इनकार? मुझसे बात तक नहीं करते, देखते ही रास्ता बदल लेते हो। मेरे खुदा! वो उसके शिकवे पर गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ और यूं ही टहलता हुआ दरवाजे तक आकर बाहर का जायजा लेने लगा। हर तरफ खामोशी का राज था। तब उसके पास आकर कहने लगा, शायद मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे यहाँ इतनी आजादी नहीं है, और अब तुम्हें भी हमारे कदरों और रिवायात को समझ लेना चाहिए। तुम्हारा इस तरह रात के वक्त मेरे कमरे में चले आना अच्छी बात नहीं है, समझी तुम? मैं शादी से इनकारी नहीं हूँ, शादी मैं तुमसे ही करूंगा, लेकिन ये फौरन मुमकिन नहीं है। वो बोली कुछ नहीं, लेकिन क्यों? उसकी आंखों में रक्स करने लगा तो उसे समझाना पड़ा, क्योंकि एक तो तुम इद्दत में हो, तुम्हें ये मुद्दत गुजारनी है। दूसरे, मेरे पास न जॉब है न अपना ठिकाना। तीसरे, मैं चाहता हूँ कि पहले तुम हमारे माहौल को थोड़ा बहुत जरूर समझ लो। वो अब भी चुपचाप देखती रही तो वो उलझ कर पूछने लगा, क्या मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? समझ रही हूँ, मजीद आप ही से समझ लेना। अब तुम अपने कमरे में जाओ। वो खासी बेदिली से उठकर चल पड़ी, लेकिन फिर अचानक पलट कर बोली, सुनो जुनैद खान, गो कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारा रवैया भी खासा तकलीफ दे है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। वो जो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था, उसकी आखिरी बात पर पहले होठ पीछे फिर उसकी तरफ से रुख मोड़ लिया। कुछ देर बाद उसके जाने का यकीन करके पलटा और जल्दी से आकर कमरे का दरवाजा बंद करने के साथ लाइट भी ऑफ कर दी। जोसेफिन की जगह अगर कोई और इस तरह अपनी पसंदीदगी का इजहार करती तो उसके एहसासात यकसर मुख्तलिफ होते। एक पल को हैरत और अगले ही पल खुशगवार धड़कनों के साथ शौकी से उसे देखता, जबकि अब उसे कुछ अजीब और कदरे नागवार सा लग रहा था। शायद इसलिए कि बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे, वो उसे आमिर हसन की बाहों में नजर आई थी। फिर कुछ दिन बाद ही उसे इस्लामाबाद से कॉल मौसूल हुई और वो फौरन इंटरव्यू के लिए रवाना हो गया। उसकी तवक्को के मुताबिक इंटरव्यू बहुत कामयाब रहा और 1 हफ्ते बाद ही उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। घर की सहूलत भी मौजूद थी। उसने आप ही को बताया तो वो खुश होकर बोली, अब तुम जल्दी से सेट हो जाओ, फिर आकर जोसेफिन को ले जाना। क्या मतलब? मेरा मतलब है शादी करके ले जाना। आप ही हंसी तो वो भी हंस पड़ा, फिर पूछने लगा, है कहाँ वो? अपने कमरे में होगी, वैसे अच्छी लड़की है, जो बात समझाओ फौरन समझ लेती है। जिरह नहीं करती, मेरा ख्याल है बहुत जल्द एडजस्ट कर लेगी। आप ही ने खुले दिल से उसकी तारीफ की, फिर कहने लगी, जाते हुए उससे मिलकर जरूर जाना, बल्कि कहीं बाहर ले जाओ, खुश हो जाएगी। नहीं, उसने कुछ इतने रूखे लहजे में मना किया कि आप ही कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर कहने लगी, मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद नहीं है जुनैद, सरासर जताने और एहसान करने वाला। उसे ऐसी साहिबानी मत दो जो उसे धूप और बारिश से महफूज ना रख सके। आप ही, वो हैरान हुआ, मैं गलत नहीं कह रही? अव्वल रोज से मैं नोट कर रही हूँ, उसके साथ तुम्हारा रवैया ऐसा है जैसे तुम उस पर एहसान करने जा रहे हो। इस तरह तो मेरे भाई वो सारी जिंदगी एहसास कमतरी का शिकार रहेगी। उसके सर झुकाने पर कहने लगी, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। मत भूलो कि वो जख्म खुर्दा है और उसके जख्मों पर मरहम रख कर ही तुम सुरखरू हो सकते हो, वरना वो ये सोचने में हक बजानी होगी कि एक शख्स ने वहां जाकर उसकी तजलील की
और दूसरा यहाँ लाकर, समझ रहे हो ना? उसने झुके हुए सर को आहिस्ता से इस बात में हिला दिया। आप ही गलत नहीं कह रही थी। उसने जब भी सोचा अपने रवैये पर अफसोस के साथ नादिम भी होता रहा, और इसी निदामत में गिर कर जाने से पहले उसके पास आया तो फौरन कुछ कह भी नहीं सका। हालांकि गुज़श्ता रवैये की तलाफ़ी के तौर पर कितनी बातें सोच कर आया था, सब ज़हन से निकल गई। तब उसी ने पहल की, तुम जा रहे हो? हाँ, अमली ज़िंदगी की इब्तिदा करने। फिर एक लहज़ा रुक कर बोला, लेकिन असली ज़िंदगी की इब्तिदा तो तुम्हारे साथ ही करूँगा। वो कुछ नहीं बोली, बस यूं ही सर झुका लिया। तब वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ। तुम यहाँ खुश तो हो ना? हाँ, लेकिन किसी किसी वक्त मैं खौफज़दा भी हो जाती हूँ। वो साफ़गोई से बोली, शायद इसलिए कि तुम अभी तक मेरा एतबार नहीं कर सकी। और इस वक्त तो मैं यही कहूंगा कि अपने दिल से सारे अंदेशे निकाल फेंको। मैं घर सेट करते ही आऊंगा तुम्हें लेने। इस अरसे में तुम आप ही से बहुत कुछ सीख सकती हो। उसने सवालिया नजरों से देखा तो कहने लगा, नमाज और कुरान पाक पढ़ना, पाकिस्तानी खाने बनाना, कुछ सिलाई वगैरह, और जो वक्त बचे उसमें कुछ अच्छे ख्वाब सजा लेना। हो सकता है तुम्हारे ख्वाबों की दस्तक से मैं अपने दिल के दरवाजे खोल सकूं, मेरे अंदर भी कुछ रोशनी हो। अभी तो बड़ा अंधेरा है। आखिर में खुद कलामी के अंदाज में कहता हुआ वो बेहद आजर्दा हो गया। फिर एकदम संभल कर बोला, और सुनो, अगर मुझे किसी वजह से आने में देर हो जाए तो बदगुमान नहीं होना। मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे रहमो करम पर हैं, जुनैद खान। और मैं सब कश्तियां भी जला आई हूँ। बस इतना याद रखना, दिल छोटा नहीं करो। मेरे साथ रहकर तुम्हें वापसी का ख्याल कभी नहीं आएगा। और हाँ, आइंदा उसे सिर्फ अपना बच्चा नहीं कहना, ये हम दोनों का बेटा है। मैं चाहता हूँ तुम अपने साथ साथ उसका नाम भी बदल डालो। मैं इसे अपना नाम देना चाहता हूँ। तुम जो नाम रखोगे हमारे लिए वही अच्छे होंगे। वो कुछ देर तक पेशानी पर उंगली रखे सोचता रहा। जरा से कंधे उचकाकर बोला, ये काम तुम यासिर और गुड़िया से करवा लो, ओके? ओके। वो जरा सा हंसी और फिर उसके पीछे बाहर तक चली आई थी। उसे इस्लामाबाद आए 3 महीने हो चुके थे और वो अपनी जॉब में मुकम्मल तौर पर सेट हो चुका था। फिर घर की भी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी थी, और अब आप ही के फोन पर फोन आ रहे थे कि वो शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुकी हैं। वो अपने आने का बताए तब वो तारीख तय कर दें, और उसे शादी तो बहरहाल उसी से करनी थी। फिर भी पता नहीं क्यों टाल मटोल से काम ले रहा था। आखिर आप ही ने खुद ही तारीख रखकर उसे आने का कह दिया, और उसे आना पड़ा। पता नहीं माहौल का असर था या आप ही की तरबियत की, उसके आने पर वो अपने कमरे में जा चुकी और आप ही के बुलाने पर भी बाहर नहीं आई। तब वो बज़ाहिर बेनियाज़ी दिखाता हुआ बोला, मैं खुद जाकर उसकी खैरियत मालूम कर लेता हूँ। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसके कमरे में जाने की। वो अब जोज़ेफ़ीन नहीं, जवेरिया है। जवेरिया? उसने पुरसोच अंदाज में देखा तो आप ही ने मुस्कुरा कर पूछा, अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा है। उसने समझकर सर हिलाया, फिर पूछने लगा, सिर्फ नाम ही बदला है या मुजस्सम बदल डाला है? देखोगे तो हैरान रह जाओगे। वाकई? फिर तो मैं अभी देखूंगा। वो इश्तियाक जाहिर करता हुआ उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि आप ही सामने आ गई। खबरदार, वापस चलो, 2 दिन की तो बात है, फिर जी भर के देख लेना। आप ही ने जबरदस्ती उसे धकेला तो वो अपने कमरे में आ गया। फिर जैसा कि उसने कहा था कि तुम कुछ अच्छे ख्वाब सजाना, हो सकता है तुम्हारे ख्वाबों की दस्तक से मैं अपने दिल के दरवाजे खोल सकूं। तो ये दरवाजे उस वक्त आप खुल गए जब ईजाब कबूल के मराहल से गुजर कर वो उसके पास आया। इस तमाम अरसे में पहली बार वो उसके लिए अपने दिल में नरम जज्बे महसूस कर रहा था, और पूरी ईमानदारी से उसका हाथ थाम कर उसने अपने जज्बों का इजहार किया। यूं भी उसकी अब तक की जिंदगी में कहीं कोई झोल नहीं था, वो हर काम पूरी ईमानदारी से करता आया था। फिर ये तो नई जिंदगी की इब्तिदा थी, और अगर इब्तिदा ही में कहीं बेईमानी का रंग शामिल हो जाता, वो भी उसकी तरफ से, तो वो कभी खुद को मुआफ नहीं कर सकता था। उसकी छुट्टी बहुत कम दिन की थी, इसलिए तीसरे ही दिन वो आपी और दूल्हा भाई से इजाजत लेकर उसे और बच्चे को लेकर इस्लामाबाद आ गया। बच्ची की वजह से उसने पहले ही से खुद को शादीशुदा जाहिर करते हुए कह दिया था कि उसकी बीवी और बच्चा कुछ अरसे के बाद आएंगे, और अब जवेरिया को भी यही समझा दिया था। वो कि अभी उसका हल्का ज्यादा वसी नहीं हुआ था। फिर भी आस पड़ोस और ऑफिस के एक दो साथी अपनी बेगमात के साथ मिलने के लिए आए, तो जवेरिया ने उन्हें यही बताया कि लंदन से आकर वो कुछ वक्त के लिए अपनी नंद के पास रुक गई थी। बहरहाल, जैसा कि आप ही ने उसकी तारीफ करते हुए कहा था कि बात को फौरन समझ लेती है और बहुत जल्द एडजस्ट कर लेगी, तो वाकई उसने बहुत जल्द खुद को एडजस्ट कर लिया था। घर का सारा इंतजाम भी खुद संभाल लिया। शायद अंदर से वो अब भी थोड़ी खौफजदा थी, जब भी हम वक्त इस फिक्र में रहती कि कहीं उसे कोई कोताही ना हो जाए। हर काम वक्त पर तैयार मिलता, और जाहिर है सारा वक्त घरदारी की नजर हो जाता, वो अपना ख्याल कब करती। और उस रोज वो उसी बात पर उलझ गया, तुमने अपना क्या हाल कर लिया है? हुलिया देखा है अपना? क्या हुआ? वो जल्दी जल्दी हाथों से बाल ठीक करने लगी। कपड़े देखो कितने मैले हो रहे हैं, मैं अभी चेंज कर लेती हूँ। वो उठकर जाने लगी कि उसने हाथ पकड़कर दोबारा बिठा लिया।
तुम अपनी तरफ से इतनी लापरवाह क्यों होती जा रही हो? सारा वक्त घर के कामों में उलझी रहती हो। आखिर मुलाजिम किस लिए हैं? मुझे तुम्हारे काम करके खुशी होती है और मुझे तुम्हें मसरूफ देखकर उलझन होती है। और इस वक्त ज्यादा उलझन तुम्हारे हुलिये से हो रही है। जाओ फौरन चेंज करो और आइंदा ऐसे गंदे हुलिये में मेरे सामने नहीं आना। उसने हल्के से डांट कर वार्निंग दी तो वो जल्दी से उसके पास से उठ गई। यूं ही दिन महीने फिर बरस हाँ बरस बीत गए। इन गुजरे बरसों में जुनैद खान के चमन में दो फूलों का इजाफा हुआ। वो अपने घर में खुश और मुतमईन था। 7 बरस पहले जो उसने आनन फानन जवेरिया से शादी का फैसला किया था, उस पर कभी पशेमान नहीं हुआ और ना ही कभी माजी के हवाले से कोई बात करके उसे परेशान किया। और अव्वल रोज उसके बच्चे को अपना बेटा कहा था, तो अब तक वो उससे उसी तरह प्यार करता था। कभी अपने बच्चों में और उसमें फर्क महसूस नहीं किया। और जवेरिया वो तो उसके आला किरदार की इस कदर मोतरिफ हो चुकी थी कि हरदम अपना आप उस पर निछावर करने को तैयार रहती। बहरहाल जिंदगी अच्छी भली बल्कि बेहद सुकून से गुजर रही थी कि उस रोज सरेराह उसकी आमिर हसन से मुलाकात हो गई। उस रोज जवेरिया की बर्थडे थी और वो क्योंकि सबकी बर्थडेज पर खासा एहतमाम करती थी और अपनी हमेशा भूल जाती, तो वही याद रखता था और अचानक उसे गिफ्ट देकर हैरान कर देता। इस वक्त वो उसके लिए गिफ्ट खरीद कर शॉपिंग सेंटर से निकल रहा था कि आमिर हसन से सामना हो गया। हकीकत तो ये है कि वो कतरा कर निकल जाना चाहता था, लेकिन वो उसे देख चुका था और लपक कर उसके पास आया। जुनैद खान, ये तुम ही हो ना? कितने बरसों बाद मुलाकात हो रही है, क्या लंदन से अभी लौटे हो? आमिर हसन ने उसके दोनों बाजू थाम कर खासी गर्मजोशी का मुजाहिरा किया, लेकिन जवाबन वो ऐसा नहीं कर सका। सपाट लहजे में बोला, नहीं, मैं तुम्हारे आने के फौरन बाद ही आ गया था और पिछले 7 बरसों से यहीं इस्लामाबाद में हूँ। जब भी सामना नहीं हुआ कभी। मैं अभी हाल ही में यहाँ आया हूँ, इससे पहले कराची में था। अच्छा, शादी वादी भी किया? वो जुमला अधूरा छोड़कर उसके तासुरात देखने लगा कि शायद शादी के हवाले से गुजरे दिनों की कोई परछाई उसका अंदर आया कर दे, लेकिन वो बड़े जोश से बोला, हाँ, शादी तो मैंने आते ही कर ली थी। चलो तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाऊं। इस वक्त नहीं, फिर कभी आऊंगा। नहीं, अभी चलो। उसके टालने और ना करने के बावजूद आमिर हसन उसका हाथ पकड़कर गाड़ी के पास ले आया। मेरे पास अपनी गाड़ी मौजूद है, वो हार मानता हुआ बोला। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरी गाड़ी ड्राइवर ले आएगा। वो जबरदस्ती उसकी गाड़ी में बैठ गया और घर का रास्ता बताने लगा। मार्केट से निकलकर जैसे ही गाड़ी मेन रोड पर आई, आमिर उससे पूछने लगा, यार तुमने शादी की या नहीं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बीवी बच्चे वाला हूँ। अच्छा, आमिर पता नहीं क्यों हंसा, फिर इश्तियाक से पूछने लगा, कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 3। और तुम्हारे? मेरे? वो लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर गहरी सांस खींचकर बोला, नहीं है। मायूस क्यों होते हो? खुदा की देन है, जब मेहरबान हो जाए। बस इधर दाएं तरफ मोड़ कर गाड़ी रोक लो। उसने एहतियात से मोड़ काट कर गाड़ी रोक दी, फिर उतर कर बहुत खामोशी से उसके साथ चल पड़ा, जबकि अंदर ही अंदर खासा जज्बज हो रहा था कि क्यों उसके साथ चला आया। ड्राइंग रूम में उसे बैठने का इशारा करके आमिर ने वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया, राबिया जरा यहाँ आओ तो। राबिया? वो हैरत से उसे देखने लगा, हैरान क्यों हो रहे हो यार? राबिया मेरी बीवी का नाम है। जरा भी नहीं बदला था आमिर हसन, अंदाज में वही कमीनगी थी और वो गैर यकीनी से उसी कद्र कह सका, क्या वही? हाँ वही, जिसे तुमने इंतजार की अजियत से निजात दिलाने की गर्ज से। बात अधूरी छोड़कर वो खुद ही हंस पड़ा, फिर कदरे तवक्कुफ से बोला, अब खुदा के लिए अपनी बात पर अड़े मत रहना, कह देना वो सब एक मजाक था। क्या मेरे खत के बाद वो तुम्हारा इंतजार करती रही थी? नहीं, तुम्हारे खत के बाद वो मायूस हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया था, फिर मैंने फौरन उसे खत लिख कर बताया कि तुमने उसे आजमाने की गर्ज से मजाक किया है। उसने तुम्हारी बात का यकीन कर लिया। अजीब खोया खोया सा अंदाज था उसका। हाँ, आखिर को वो मुझसे मोहब्बत करती थी। मेरा यकीन ना करती तो क्या तुम्हारे खत का करती, जिसे वो जानती तक नहीं थी। ये कैसी मोहब्बत है आमिर हसन? मोहब्बत तो जब होती जब तुम पूरी सच्चाइयों से अपनी कमजोरियों का एतराफ करते और वो तुम्हें कबूल कर लेती। क्या तुम इस बात पर मुझे लेक्चर देने का इरादा रखते हो? वही पुराना अंदाज था, कदरे तमस्कुर का रंग लिए हुए। और वो उठ खड़ा हुआ, नहीं, मैं अब चलूंगा। उसी वक्त पर्दा हटाकर राबिया अंदर आ गई, तो आमिर उसकी तरफ इशारा करके कहने लगा, राबिया, इससे मिलो, ये मेरा दोस्त है जुनैद खान, और देखो अभी आया है और अभी जाने की बात कर रहा है। जुनैद खान? राबिया चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो होकर बोली, वही जुनैद खान जिसने मुझे तुमसे मुतनफिर करने की कोशिश की थी। उसे बेहद तौहीन का एहसास हुआ, उसके बावजूद बड़े ज़ब्त से बोला, नहीं खातून, मेरा मकसद आपको मुतनफ़िर करना हरगिज़ नहीं था। मैं तो आपको। इससे पहले कि कोई सच उसके मुंह से निकलकर आमिर हसन की ज़िंदगी में ज़हर घोल देता, वो तेज़ कदमों से चलता हुआ बाहर निकल आया। अपने घर में थके-थके कदमों से दाखिल हुआ और फ़ौरन ही जवेरिया उसके सामने आ खड़ी हुई। आज तुमने बहुत देर कर दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं परेशान हो गई थी। क्यों? टाई की नॉट ढीली करते हुए बेध्यानी में उसके मुंह से निकल गया, इसलिए कि पहले तुम कभी देर से नहीं आए। उसने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर कहने लगा, रास्ते में आमिर मिल गया था, वो जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गया।
कौन आमिर? फौरी तौर पर उसका ध्यान ही नहीं गया, लेकिन फिर उसके हाथ से कोट लेते हुए अचानक चौंक कर देखने लगी। वो कि उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, बस गहरी खामोशी के फिर भी वो नजरें चुरा गई। चाय पियोगे? कहकर वो सोफे पर ढह सा गया और उसे किचन की तरफ जाते हुए देखने लगा। अचानक उसका ज़हन बिल्कुल खाली हो गया था और यूं ही खाली खाली नजरों से भी इधर कभी उधर देखने लगा। वो चाय लेकर आई, तब उसे देखते ही जाने कि उसे शिकस्त का एहसास होने लगा। शायद वो समझ गई थी कि इस वक्त वो बहुत अपसेट हो रहा है, तभी खामोशी से उसे चाय थमाकर वापस पलट गई और शिकस्तगी के एहसास में गिरकर वो सोचने लगा, आमिर हसन अपनी तमाम तर कमीनगियों के बावजूद हर मुकाम पर सुरखरू क्यों हो जाता है, और वो खुद सबको इत्मीनान देते देते अब इस मकाम पर गैर तमानियत का शिकार क्यों हो रहा है। और अंदर ही अंदर सबके लिए कुड़ने वाला जुनैद खान इस वक्त अपने आप पर कुड़ रहा था कि वो क्यों इतना नरम दिल है कि सबके दर्द समेट लेना चाहता है। उसे याद आया वो आमिर हसन के नाम राबिया के खतूत देखकर किस कदर कुढ़ा करता था और उसे उस अनदेखी लड़की पर रहम आया करता। फिर उसे आमिर की हकीकत लिखने के बाद वो कितना मुतमईन हो गया था और आमिर की नाराजगी के बावजूद कभी पशेमान नहीं हुआ, बल्कि खुश था कि उसने एक लड़की को इंतजार की अजियत से निजात दिला दी है। लेकिन आज आमिर के साथ साथ राबिया ने उसे जिस अंदाज से मुखातिब किया था, उससे वो अपनी नजरों में कितना बेमानी हो गया था। आमिर से तो खैर हर किस्म की कमीनगी की तवक्को रखी जा सकती थी, लेकिन राबिया, उसे अफसोस हुआ कि ये वही लड़की थी जिसके लिए वो एक अरसा इतना परेशान रहा, और उसे आमिर के कहे जुमले में सदाकत नजर आने लगी, जो वो हर मौका पर कहा करता था, जुनैद खान, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं। हाँ, वाकई वो मेरा दर्द सर नहीं था। वो दिल ही दिल में अपने आप से मुखातिब हुआ, क्या मिला मुझे? हुआ तो वही जो आमिर चाहता था। लंदन में कयाम के दौरान उसने पढ़ने के साथ वहां की रंगीनियां भी समेटी और वापस आकर मनपसंद साथी को भी पा लिया, और मैं, उसकी नजरें टेबल पर खाना सजाती जवेरिया पर जा ठहरी और वो सोचे बगैर नहीं रह सका कि ये भी मेरी दर्द सरी नहीं थी। अचानक उसकी सोचें मनफी रुख इख्तियार करने लगी तो वो घबरा कर उसे पुकार बैठा, जवेरिया। और वो जो उसकी मुसलसल खामोशी से परेशान होने के साथ अंदर ही अंदर सहमी जा रही थी, उसके पुकारने पर सब कुछ छोड़कर भागी चली आई। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा। वो एकदम बहुत उदास नजर आने लगी थी और उसका उतरा उतरा चेहरा देखकर एक बार फिर उसका नरम दिल कुड़ने लगा। तो उसका हाथ पकड़कर अपने बराबर बिठाता हुआ पूछने लगा, जानती हो आज क्या तारीख है? उसने इस बात में सर हिला दिया। बताओ तो, आज क्या खास बात है? वो कुछ देर तक सोचती रही, फिर नफी में सर हिलाकर बोली, पता नहीं। तुम्हारा बर्थडे है। अरे मुझे याद ही नहीं रही। अब तो मैंने याद दिला दिया है ना। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ और बच्चों को भी तैयार करो, खाना हम बाहर खाएंगे। शायद वो खुद अपने आप से फरार चाह रहा था, लेकिन मैंने तो खाना लगा दिया है, फ्रिज में रख दो, कल खा लेंगे। जल्दी करो, शाबाश। वो लहजे को खुशगवार बनाता हुआ बोला तो वो फौरन खड़ी हो गई। फिर अगले 2 दिन कदरे सुकून से गुजर गए। न उसने जवेरिया से आमिर के मुतालिक कोई बात की, न उसने पूछने की कोशिश की थी। तीसरे दिन दोपहर के वक्त वो ऑफिस में बैठा कुछ जरूरी फाइलें चेक कर रहा था कि मुलाजिम ने उसे आमिर हसन का कार्ड ला कर दिया। वो कुछ देर कार्ड पर नजरें जमाए बैठा रहा, फिर उसे अंदर भेजने का कहकर सामने रखी फाइलें समेटने लगा। हेलो जुनैद खान। अंदर आते ही हस्ब साबिक उसने गर्मजोशी दिखाई। हेलो, कैसे आना हुआ? वो कोशिश से मुस्कुराया। अगर तुम फारिग हो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं फारिग हूँ, तुम कहो, लेकिन पहले ये बताओ क्या पियोगे? सिर्फ चाय, उसने कहा तो वो इंटरकॉम पर चाय का कहकर फिर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो वो पता नहीं क्या सोचने लगा था। हाँ कहो, उसे मुतवज्जो करना पड़ा। तब वो गहरी सांस खींचकर बोला, मैं तुमसे ये मालूम करने आया हूँ कि जिस वक्त मैं लंदन से वापस आ रहा था तब जोसेफिन माँ बनने वाली थी। आमिर इसी कदर कहकर खामोश हो गया और वो सवालिया नजरों से उसे यूं देखने लगा जैसे वो कुछ और कहेगा, लेकिन काफी देर हो गई वो कुछ नहीं बोला। तब उसने खुद से कहा, हाँ, जिस रोज तुम वहां से आए थे उसी रोज उसने एक बेटे को जन्म दिया था। अच्छा, तुमने देखा था उसे, यानी मेरे बच्चे को? एकदम उसके लहजे में इश्तियाक सिमट आया। हाँ, पुरसोच अंदाज में उसका सर इस बात में हिलता चला गया और आमिर कदरे बेताबी से पूछने लगा, क्या तुम जानते हो मेरे आने के बाद जोसेफिन बच्चे को लेकर कहाँ चली गई थी? फौरी तौर पर वो कोई जवाब नहीं दे सका और वो इंतजार किए बगैर कहने लगा, उसने यकीनन बच्चे को किसी हॉस्टल में डाल दिया होगा। अगर तुम इस बारे में कुछ मालूमात रखते हो तो प्लीज मुझे बता दो। मैं बच्चे को लाना चाहता हूँ। राबिया से क्या कहोगे? उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसने चुपते हुए लहजे में पूछ लिया, देखो जुनैद, मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और मैं अभी तक इस नेमत से महरूम हूँ। इस कमी के बायस राबिया बहुत मुरझाई मुरझाई सी रहने लगी है और अब उसकी ख्वाहिश है कि मैं कोई बच्चा गोद ले लूं। मैंने सोचा कोई बच्चा क्यों, अपना बच्चा क्यों ना ले आऊं। राबिया से मैं कुछ भी कह सकता हूँ, यूं भी उसे आम खाने से मतलब है, ये तो है। लेकिन अगर जोसेफिन बच्चा देने पर तैयार ना हुई तब? वो सुकून से उसकी पूरी बात सुनकर बोला, वो बखुशी दे देगी, तुम नहीं जानते।
یورپی لڑکیوں کو وہ اپنی آزادی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے عامر حسن جوزفین کچھ مختلف لڑکی تھی، اور میرا خیال ہے جنید خان یہ سوچنا تمہارا درد سر نہیں ہے۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ جوزفین نے بچے کو کہاں چھوڑا ہے۔ وہ پھر اسے زیر کر رہا تھا، لیکن اب وقت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ دیر اس کا صبر آزمانے کے بعد بڑے آرام سے بولا، بچہ میرے پاس ہے۔ تمہارے پاس؟ وہ اپنی جگہ اچھل گیا۔ تم نے مجھے کل کیوں نہیں بتایا؟ کل تم نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ خیر اس بحث کو چھوڑو اور مجھے جلدی سے اس کے پاس لے چلو۔ اس کی بے صبری، بے قراری اور اجرت کو وہ یکسر نظر انداز کر گیا اور اپنی مصروفیت ظاہر کرتا ہوا بولا، اس وقت تو مشکل ہے۔ کیوں؟ بس اس نے وضاحت نہیں کی اور جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، تم ایسا کرو شام کو میرے گھر آ جانا۔ اچھا۔ عامر غالباً سمجھ گیا کہ وہ اس وقت اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ لے کر اٹھ کھڑا ہوا، اب اجازت دو، میں ابھی جا کر رابعہ سے کہوں گا کہ شام میں بچے کی استقبال کے لیے تیار رہے۔ نہیں عامر حسن، اس نے فوراً ٹوک دیا، ابھی تم رابعہ سے ایسا کچھ نہیں کہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بچہ تمہارے حوالے کرنے کی کوئی بات نہیں کی۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے میرا بچہ نہیں دو گے؟ اس کے لیے تمہیں جویریہ سے بات کرنی پڑے گی۔ وہ اپنے سامنے دوبارہ فائل کھولتا ہوا بولا، کون جویریہ؟ اس کی بے نیازی پر عامر بری طرح سلگ رہا تھا، لیکن ضبط کرنا اس کی مجبوری تھی۔ میری بیوی، اس لیے کہ اسی نے اسے پالا ہے اور وہی اس کی ماں بھی ہے۔ جنید خان وہ ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھا، اول تو تمہاری بیوی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس نے اعتراض کیا بھی تو یہ مت بھولنا کہ میں بچے کا باپ ہوں۔ اوکے، شام میں آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا اور وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ اسے دھمکی دے گیا ہے یا محض ایک بات کہہ گیا ہے۔ پھر وہ بھی آفس میں نہیں رکا، اسی وقت اٹھ کر گھر چلا آیا اور خلاف معمول اسے اتنی جلدی آتے دیکھ کر جویریہ پریشان ہو گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میرا مطلب ہے تمہاری طبیعت۔ عجیب پاگل عورت ہو، میں دیر سے آؤں تو پریشان ہو جاتی ہوں، جلدی آؤں تو پریشان۔ وہ خواہ مخواہ بگڑ گیا تو وہ چپ چاپ اس کے پاس سے ہٹ گئی، لیکن پھر کسی نہ کسی بہانے اس کے آس پاس منڈلانے لگی۔ وہ کنکیوں سے دیکھتا رہا، خاصی تشویش میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ تب اپنے رویے پر نادم ہو کر اسے پاس بلایا اور قریب بٹھا کر کہنے لگا، خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا، بچے کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں۔ تم کھانا کھاؤ گے؟ نہیں۔ وہ سامنے ٹیبل پر ٹانگیں سیدھی کر کے خاصا ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا، پھر اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، دیکھو میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اسے سکون سے سننا، اور پلیز جذباتی نہیں ہونا۔ ابھی کچھ دیر پہلے عامر حسن میرے آفس آیا تھا، مجھ سے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا، اور جب میں نے بتایا کہ وہ میرے پاس ہے تو وہ فوراً ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اس وقت تو اسے ٹال دیا، لیکن شام کو وہ یہاں آئے گا۔ کیوں؟ کیوں آئے گا؟ میں قطعاً اس کا یہاں آنا پسند نہیں کروں گی۔ دھیرج سے جویریہ، میں خود اس کا یہاں آنا پسند نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج فیصلہ ہو ہی جائے تو بہتر ہے۔ کیسا فیصلہ؟ وہ ہرگز اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اصل میں وہ اپنے بچے کو لے جانا چاہتا ہے۔ نہیں، وہ رو پڑی، تم رو کر مجھے پریشان کر رہی ہو جبکہ میں سکون سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا تو وہ رودھی آواز میں پوچھنے لگی، نہیں، اگر تم نہیں چاہو گی تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے جویریہ کہ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ پرسکون رہ کر یوں بات کر رہا تھا جیسے اپنے طور پر طے کر چکا ہو کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں جب وہ آئے تو تم اسے کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ دوبارہ وہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرے۔ میں کیا کہوں اسے؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ بھی، بس اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا اور نہ ہی اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا۔ تم میری بیوی ہو جویریہ، میری عزت، اور میں یہ بات قطعی پسند نہیں کروں گا کہ تم اس کے سامنے جذباتی ہو جاؤ یا چلا کر بات کرو، سمجھی تم؟ وہ کچھ دیر تک گمسم ہو کر اسے دیکھتی رہی، بظاہر جتنے سکون سے بات کر رہا تھا اتنا تھا نہیں، اور اس کے اندرونی جذبات محسوس کر کے اس نے سر جھکا لیا۔ تب وہ کہنے لگا، اب جاؤ اور سیف کو سمجھا دو کہ شام میں ایک جنونی شخص آئے گا جس کا کھویا ہوا بچہ اس کا ہم شکل تھا، اور اگر وہ اسے اپنا بچہ سمجھ کر پیار کرے، روئے یا گڑ گڑائے تو سیف کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جنید خان، وہ اس کا مضبوط ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر یوں ہنسی کہ آنکھوں کا سارا پانی چھلک گیا۔ پھر ابھی شام پوری طرح نہیں اتری تھی کہ عامر حسن آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرایا، پھر اسے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ جنید، پہلے مجھے میرے بچے سے ملوا دو، اس کے بعد کوئی بات کرنا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود ہی اندر کمروں تک چلا جائے۔ اطمینان سے بیٹھو، ابھی آ جاتا ہے۔ پھر ذرا سا پردہ ہٹا کر جویریہ کو پکار کر بولا، جویریہ چائے لے کر یہیں آ جاؤ۔ میں چائے نہیں پیوں گا، عامر نے فوراً منع کر دیا۔ اچھا بیٹھو تو، اور ابھی وہ ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں تھا کہ جویریہ چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی، اور اس پر ایک پل میں جانے کیا کیا بیت گیا۔ غیر یقینی کا تاثر لیے نظریں اس پر جمی تو ہٹنا ہی بھول گئیں۔ یہ میری بیوی ہے جویریہ، جنید خان نے تعارف کم احساس دلایا تو وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا، کچھ بوکھلاہٹ بھی تھی۔ تب جویریہ اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہہ کر خود جنید خان کے پہلو میں آ بیٹھی
और वो जो अभी कुछ देर पहले बच्चे से मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहा था, अब सर झुकाकर जाने क्या सोचने लगा। कमरे में एकदम बहुत ज्यादा खामोशी छा गई। जवेरिया, चाय बनाओ। आमिर हसन ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकेगा, उसने बज़ाहिर बड़े आम से लहजे में कहा। लेकिन आमिर समझ गया कि उसे उसका यहाँ रुकना बल्कि सिरे से आना ही पसंद नहीं आया। जवेरिया ने ट्रॉली अपने सामने घसीट ली तो वो सिगरेट लेने के बहाने कमरे से निकल गया। तब वो उससे कहने लगी, आमिर हसन, मुझे मुखातिब करते हुए और मुझसे बात करते वक्त ये बात जहन में रखना कि मैं जुनैद खान की बीवी हूँ। अब कहो कैसे आए। उसके अंदाज पर वो गड़बड़ा गया। वह मुश्किल संभल कर बोला, मैं अपने बच्चे से मिलने आया हूँ। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि वो तुम्हारा बच्चा है? सबूत की बात नहीं करो जोसेफिन, मैं उसे देखना चाहता हूँ। बात सिर्फ देखने की हद तक है तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। लेकिन याद रखो, अगर तुमने उससे आगे बढ़ के इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। और हाँ, मैं जोसेफिन नहीं हूँ, तुम मुझे मिसेस जुनैद कह सकते हो। आई एम सॉरी मिसेस जुनैद, अगर आप मुझे बच्चे से मिलवा दे तो। वो अपनी जगह पहलू बदल कर बोला, तुम चाय लो, मैं उसे लेकर आती हूँ। वो जैसे ही उठी, जुनैद बच्चे का हाथ थामे अंदर आ गया। और वो जो घर से ये सोच कर आया था कि जुनैद खान को मजबूर कर देगा कि वो उसका बच्चा उसके हवाले कर दे, और अगर उसने नहीं दिया तो जबरदस्ती अपना हक जताकर उससे बच्चा ले आएगा, तो अब जवेरिया की मौजूदगी में बच्चा लेना तो दूर की बात, वो हजार ख्वाहिश और कोशिशों के बावजूद बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ने की जुर्रत नहीं कर सका। बमुश्किल अपनी जगह से खड़ा हुआ और इसी कदर कह सका, मेरे पास आओ बेटा। बच्चे ने पहले माँ को देखा और उसका इशारा पाकर उसके पास गया। क्या नाम है तुम्हारा? सैफ खान। बच्चा बड़े एतमाद से बोला तो उसने एक पल को उस पर से नजरें हटाकर जवेरिया को देखा। वो होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए बड़े एतमाद से खड़ी थी। वो फौरन नजरें चुराकर बच्चे से पूछने लगा, पढ़ते हो? जी, क्लास 2 में हूँ। मजीद खुद पर जब्त करना मुश्किल हो गया और वह बेइख्तियार उसका चेहरा हाथों में लेकर छूमने लगा। तब जवेरिया के साथ साथ जुनैद खान ने भी देखा कि उसकी आंखों में ढेरों नमी उतर आई थी। बच्चे को वालेहाना प्यार करते हुए वो वाकई जुनूनी लग रहा था। बात करते हुए आवाज भी रुंध गई थी और जुनैद खान के सीने में कैद नरम सा दिल एक बार फिर मचलने लगा। वो भला कहाँ किसी की महरूमियां देख सकता था, अंदर ही अंदर कुढ़ने लगा। करीब खड़ी जवेरिया ने यूं ही जरा सी गर्दन मोड़कर देखा और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही जान गई कि सदा का नरम दिल ये शख्स आमिर हसन की सारी ज्यादतियां, सारी कमीनियां भुलाकर उसके लिए परेशान हो रहा है। तब वो फौरन उसके तरफ से रुख मोड़कर बच्चे से मुखातिब हुई, सैफ जाओ बेटा, तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो गया है। और बच्चा जो इस जुनूनी शख्स के वालेहाना अंदाज से परेशान होकर राह फरार ढूंढ रहा था, अपनी मम्मा की बात सुनते ही फौरन भाग खड़ा हुआ और उसके जाते ही जैसे कायनात साकिन हो गई। कितने पल बीत गए, फिर आमिर हसन उठ खड़ा हुआ, मैं अब चलूंगा। जुनैद खान, बैठो ना, तुम्हारी चाय तो ठंडी हो गई, मैं और मंगवाता हूँ। नहीं, देर हो जाएगी। वो अंदर से टूट रहा था। रुक कर बोला, राबिया चाय पर मेरा इंतजार करी होगी और अब मैं उसे इंतजार की अजियत नहीं देना चाहता। उसके साथ ही वो शिकस्ता कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जुनैद खान ने चाहा कि बढ़कर उसे रोक ले, क्योंकि उसकी शिकस्ता दिली उसके अंदर हलचल मचा रही थी, लेकिन जवेरिया ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। जुनैद खान, इस आखिरी ठोकर से उसे खुद संभलने दो, दिल पर चोट पड़ी है, तभी उसे बीवी का ख्याल आया है। यकीन करो, आज वो पूरी ईमानदारी से उसकी तरफ लौट रहा है, उसे मत रोको। उसने एक नजर जवेरिया की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर उसे लिए हुए वहीं बैठ गया। अचानक उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसकी बात सुनकर उसका एहतजाज करता दिल ठहर गया हो। खत्म शुभ।